ये है कमाई का अड्डा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में आखिरी 1.5 घंटे का कारोबार इस हफ्ते के लिए और क्या शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। डे हाई पर निफ्टी पहुंचता हुआ 19,700 के लेवल्स और निफ्टी बैंक भी 380 अंकों की बढ़त पर। मिड कैप्स में तो आतिशबाजी है ही। तो अनुज, गुड आफ्टरनून। लग रहा है हमारा सुबह का टोटका काम कर गया। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून हर्षिता। और ब्रह्मास्त्र ने काम कर दिया अपना। और अब मैं एक चीज़ कहूँगा, यहाँ पर ऑब्वियसली चेज़ करने वाली मार्केट है। अब ये लास्ट के 1-1.5 घंटे में मुझे लग रहा है कि अब तक अगर मार्केट को गिरना होता ना, वो गिर चुका होता अब तक। तो इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत शानदार। और इसके लिए वो कल की जो हमारी क्लोजिंग थी ना, वो जो लास्ट 10-15 मिनट में हमने लगातार बोला कि एक दिन और देंगे इसको, एक दिन और बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, एक दिन और बस देके देख लेते हैं। ये हमेशा एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है ना, वो कई बार फायदे में रहता है। तो अगर कल वो आपने सुना होता तो आज अच्छा रहता। प्लस आज क्यूज भी अच्छे रहे और आज मार्केट ने उस सब क्यूज को रिस्पेक्ट करा। चलिए इन सब पर बात करेंगे, लेकिन हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। अक्टूबर सीरीज का दमदार आगाज, निफ्टी 19,700 के पार। निफ्टी बैंक में भी 350 पॉइंट्स का उछाल। मिड कैप शेयर आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। फार्मा शेयरों में आज तूफानी तेजी। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 3% से ज्यादा चढ़ा। 10% के उछाल के साथ वायदे का टॉप गेनर बना ग्लेनमार्क फार्मा। वहीं ऑरबिंदो फार्मा में भी 6% का इजाफा। सरकारी बैंक और मेटल स्टॉक्स में भी दिखी रौनक। हिंदुस्तान जिंक की होगी रीस्ट्रक्चरिंग। कंपनी ने कारोबार अलग करने के लिए कमेटी का गठन किया। कमेटी जिंक, लेड, सिल्वर और रिसाइकलिंग कारोबार को अलग करने पर देगी सुझाव। खबर के बाद हिंदुस्तान जिंक 4% भागा, वेदांता 6% ऊपर। और एमसीएक्स के नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर के अटकने पर सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगा मोहर। एमसीएक्स ने माना 3 अक्टूबर तक सेबी के सवालों का देंगे जवाब। मामला अब सेबी की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में जाएगा। स्टॉक में डे लो से बढ़िया रिकवरी। नवीन फ्लोरीन में 13% की भारी गिरावट। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राधेश वेलिंग ने दिया इस्तीफा। पिछले 1 साल में तीसरी बड़े मैनेजमेंट ने छोड़ी कंपनी। और सितंबर में मजबूत रह सकती है गाड़ियों की बिक्री। 20% से ज्यादा बढ़ सकती है मारुति की सेल्स। महिंद्रा भी बेच सकती है 12% ज्यादा गाड़ियां, लेकिन 2 व्हीलर की सेल्स पर दिख सकता है दबाव। और क्रूड के बढ़ते दामों के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से अपील। अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाएं कंपनियां। अंडर रिकवरी बढ़ने के बावजूद नहीं बढ़ाए तेल के दाम। ओके, चलिए फिर सेंसेक्स पर एक बार नज़र डालिए। सेंसेक्स पर नज़र पहले इसलिए क्योंकि आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। 66,100 क्रॉस होने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। और 19,716 पर निफ्टी, 44,700 पर बैंक निफ्टी। बहुत शानदार मूव्स मार्केट में आज। और एक रिकवरी जिसकी एक्सपेक्टेशन थी वो आज मार्केट में प्ले हुई। मिड कैप्स में भी बड़ा रिवर्सल आया। और अब निफ्टी में फिर से वो जो फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला लेवल है उसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं। और अगर वहाँ नहीं रुके तो और शायद रिकवरी आ सकती है। 66,100 के पार सेंसेक्स इस समय। तो अच्छा मोमेंटम मार्केट में, बहुत ही जोरदार मोमेंटम देखने को मिला है। और मिड कैप्स की अगर बात की जाए, 530 अंकों का इजाफा। इसकी भी एक्सपायरी जो सोमवार को होनी थी तो आज हो रही, तो शायद उसका भी कुछ प्ले देखने को मिल रहा है। और 1.5% तक के गेंस इधर। बिल्कुल हर्षिता, देखिए इसमें इशू ये है कि मिड कैप सेलेक्ट में पिछले मंडे को ऑलरेडी एक मूव हो चुका है। अब आज एक्सपायरी रिलेटेड मूव आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। मुझे सेंसेक्स में लग रहा है कि आज सेंसेक्स के ऑप्शंस में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन सकता है। 66,100 की कॉल अगर आप देख लें एक बार के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 580 पॉइंट ऊपर है। मेरे ख्याल से और 200-250 पॉइंट एक्सपायरी तक मार्केट ऐड कर सकता है। जिस तरीके का मोमेंटम मार्केट में है, 66,180, 185 तक मेरे ख्याल से जाने का दमखम रखते हैं हम। ये कुछ गलत दिखा रहा है। ये मेरे ख्याल से नहीं, ये हटा देते हैं। ये 66,100 की कॉल नहीं, ये शायद मंथ एंड की फायर हो गई है। ये अगले मंथ एंड की फायर होगी मेरे ख्याल से। सितंबर की फायर करनी चाहिए हमको, ये शायद अक्टूबर की फायर होगी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन तो पॉसिबल है कि मार्केट में एक और आपको मूव दिखाई दे।
लेकिन अब निफ्टी की बात करते हैं क्योंकि निफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं अब हम निफ्टी में, और अगला रेजिस्टेंस अब जो है वो है फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 19729। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी ये है, ये एकदम डिट्टो। आपको वो फीलिंग याद है जब अगस्त की एक्सपायरी हुई थी, इतनी ख़राब एक्सपायरी हुई थी, लगातार 3-4 दिन ख़राब थे हम, और सितंबर की सीरीज़ के पहले दिन, तब वो मंडे था, सितंबर की सीरीज़ के पहले दिन हमने एक रैली देखी, उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। हो सकता है कि यही सेम चीज़ रिपीट हो रही हो कि सितंबर की सीरीज़ खत्म हुई, सारा पॉइजन बाहर निकला, अब अक्टूबर में आज जिस तरीके की रैली है, एक और चीज़ मैं कहूँगा, आज का हाई, अगर मंडे को हम आज का हाई निकालेंगे तो फिर ट्रेंडिंग सीरीज़ होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मंडे को अगर हमने आज का लो ब्रेक किया तो ट्रेंडिंग लोअर सीरीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हमेशा सेकंड डे की इंपॉर्टेंस होती है, फर्स्ट डे हाई या लो की सीरीज़ की, लेकिन अच्छे मोमेंटम है। बैंक निफ्टी पे मैं अभी भी थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी उतना आपको कंफर्ट नहीं दे रहा है जितना निफ्टी और सेंसेक्स दे रहे हैं या मिड कैप दे रहा है, उतना अभी भी बैंक निफ्टी नहीं दे रहा है। हालांकि पिछले कुछ मिनटों में बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया है, लेकिन असली मोमेंटम तो आज मिड कैप्स में है क्लियरली। जी हाँ, वहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता हुआ। वीरू, गुड आफ्टरनून। क्लियरली एक बढ़िया आगाज इस नई सीरीज का। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून। और मैं इस बेहतर मूव के बीच में कुछ स्टॉक्स स्क्रीन पे रखता हूँ हर्षता, जो कि वाकई आज ओआई शीट पे और ऑप्शन शीट पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। इसमें एक स्टॉक हमने कल गेस किया था, क्लोजिंग में ट्रेड लिया था, सुबह भी ट्रेड लिया था, दैट वाज डॉक्टर लाल पैथलैब। आप इसके मूव को देखिए हर्षता, सुबह भी इस स्टॉक को मार्क किया गया था, करीब करीब 2460 का प्राइस था, अब आपकी स्क्रीन पे आएगा 2538। ये इसका इस दौर का यानी नवंबर 2022 के बाद का सबसे हाईएस्ट लेवल है, 13% ओआई बिल्डअप। मैं इसलिए कह रहा हूं यहां पर इस पर नजर रखने को, क्योंकि ये अब अपनी जो मई 2022 से लेकर अब तक की पूरी ट्रेजेक्ट्री है उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक इस स्टॉक पे नजर रखिएगा, बट इससे अच्छा रिवॉर्ड जो स्टॉक होल्ड करता है वो है इसी स्पेस का दूसरा स्टॉक, मेट्रोपोलिस। क्यों? आपकी स्क्रीन पे मेट्रोपोलिस आएगा। मेट्रोपोलिस आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अपनी राइड शुरू करी इसने, और आज इस वक्त डे हाई पे पिछले 3 दिन के टर्बुलेंस जोन को पार किया। और आप इसके ओआई को देखिए, शॉर्ट कवरिंग डॉक्टर लाल में फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, लेकिन अब यहां पे शॉर्ट कवरिंग का मेट्रोपोलिस में जोर है। इस स्टॉक पे नजर रख के चलेंगे। अब ये 1500 और 1490 का जोन जो है ये थोड़ा सा हर्डल है, बट प्लेसमेंट इस स्टॉक की बेहद शानदार है। उसके बाद जिस स्टॉक का जिक्र करूंगा वो है एनटीपीसी। कल भी और मॉर्निंग में भी सुबह हमने ट्रेड लिए थे पावर्स में, और एनटीपीसी के जरा आप हर्षता एक बार ओआई एडिशंस को देखिए। फर्स्ट डे ऑफ सीरीज 4.25 लाख का बिल्डअप, आई मीन 37 लाख शेयरों का बिल्डअप, 246 का प्राइस, ऑल टाइम हाई। बट ऑल टाइम हाई के साथ भी अगर आप इसके पिछले कुछ सेशन के प्राइस बिहेवियर को देखें तो यहां पर भी एक छोटा सा रेंज ब्रेकआउट है 244 के ऊपर। तो एक अच्छा मोमेंटम एनटीपीसी में, इसकी पुट ऑप्शंस में अच्छी राइटिंग और हायर स्ट्राइक कॉल ऑप्शंस में स्ट्रॉन्ग बाइंग है। तो एक एनटीपीसी, डॉक्टर लाल पैथलैब, मेट्रोपोलिस, एमएनएम फाइनेंशियल्स और एक डालमिया भारत, ये 2 स्टॉक्स और नजर रखेंगे जिन पर। एमएनएम फाइनेंशियल्स की जरा प्लीज फ्यूचर ऑप्शंस के स्टैट से क्या आइएगा। आपकी स्क्रीन पे एमएनएम फाइनेंशियल्स इस वक्त करीब 8 लाख शेयर का एडिशन देख चुका है, 303 पे ट्रेड करता हुआ। ये भी एक अच्छे रेंज ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। याद रखिएगा अभी हुआ नहीं है, बट वो रेंज ब्रेकआउट होगा 305 के ऊपर। और एक बार ढालमिया भारत, लास्ट स्टॉक जिसका मैं जिक्र करूंगा, 3% ये ऑलरेडी अप है, लेकिन 2419-18 पे इसने एक लेवल काटा है जो कि इसका सितंबर 2nd वीक का हाई था। ओपन इंटरेस्ट में आज 0.8% का बिल्डअप। एक इस स्टॉक पर नजर रखिए चलिएगा, टिपिकल फ्लैग स्क्रीन पर हर्षता। कुछ स्टॉक्स जहां पर काफी इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिल रहे हैं। वैसे निफ्टी के 30 में से 28 शेयर अब तेजी में, सेंसेक्स क्या बेग योर पार्डन, और निफ्टी के लिए भी यही रेशियो में दरअसल तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, जो 188 अंकों का इजाफा बनता दिखाई दिया है। सिर्फ एक स्टॉक निफ्टी बैंक में नेगेटिव टेरिटरी में है, वरना बाकी 11 स्टॉक्स तेजी में ही आ चुके हैं। चलिए, ट्रेंड कहां पर तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया है। आज हिंडाल्को के लिए एक जोरदार सत्र बनता हुआ, 5.5% तक का इजाफा यहां पर। फार्मा कंपनियों में जैसे हम हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे, काफी बड़ा एक्शन है, 3.5% ऊपर डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज लैब जैसे ट्रेड्स भागे हैं। अपोलो हॉस्पिटल में भी हम देख रहे हैं करीब 3% तक के गेन्स आते हुए। ग्लेनमार्क फार्मा में 10% तक का इजाफा। वेदांत आज चमका है, 6.5% तक के गेन्स। वो दरअसल हिंदुस्तान जिंक से ही जुड़ी हुई खबर,
क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में कंपनी 64% हिस्सा होल्ड करती है, तो इसमें एक्शन बनता हुआ। ऑरोबिंदो फार्मा, सन टीवी, ये दूसरे ट्रेड्स हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, ज्यादातर फार्मा कंपनियों का ही जिक्र हम इस समय कर रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस कुछ करेक्ट कर रहा है। आज जाहिर तौर पर आईटी काउंटर्स एक बैकफुट पर हैं। एक्सेंचर के नंबर्स देखकर तो वहां पर 1.1% का नुकसान एलटीआई माइंट्री में। नवीन फ्लोरीन 13% का नॉक लेता हुआ अपने मैनेजमेंट एग्जिट्स की खबर पर। और श्री सीमेंट में भी आज हम हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल मार्केट की तस्वीर है। अब ऐसे में आपका एक लंबी वीकेंड से पहले ट्रेड क्या बनता है, इस पर बात करेंगे। फंडामेंटल्स पर राय लेंगे छोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत से। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन और रुचित जैन हैं। 2:15 पर हिंदुस्तान जिंक में रीस्ट्रक्चरिंग के जो अपडेट्स आ रहे हैं उसको मार्केट कैसे पढ़ेगा, उस पर और हाईलाइट लेकर आएंगे। आशीष हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। 2:20 पर कॉर्पोरेट स्कैन में आइडिया फोर्ज के सीईओ अंकित मेहता से होगी बातचीत। 2:30 बजे फिर पावर स्टॉक्स में क्या चल रहा है इसका जायजा लेंगे। 2:40 पर हर रोज की तरह 4 का चौका सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल देंगे। राजेश सातपुते से समझेंगे एफएनओ का सुपरस्टार। कविता जैन आपको देंगी चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश कांत है। 2:45 पर ऑटो बिक्री के आंकड़ों से क्या उम्मीद की जा रही है, उस पर एक अपडेट यतिन के साथ लेंगे। 2:50 पर हमारे मार्केट बिग गेस्ट से बातचीत होगी। सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा हमारे साथ देंगे आज। यतिन से जानेंगे डेली रूम का चेक और फिर बीटीएसटी ट्रेड्स और मार्केट क्लोज। ओके, चलिए फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हमारे सारे पैनल को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो अगेन फार्मा ही है। स्टॉक का नाम है ग्रैन्यूल्स। ट्रेड करा 353 पर। स्टॉप लगाना चाहिए 350 का, बस टारगेट 360 पॉसिबल है ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तेजी की, ये फिलहाल एक बाई साइड का ट्रेड। मानस, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, हीरो मोटोकॉर्प पे खरीदारी करनी है, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प पे अगर आप देखेंगे तो 2975 के आसपास 2 बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 3037 का एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 3012 के रहेंगे। 3012 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प में। और 3125 3125 के टारगेट सेट करिए। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 3060 वाला कॉल ऑप्शन जो कि 75 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 54 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के 115 रुपए की टारगेट सेट करिए। ओके, हीरो मोटोकॉर्प। मेरे स्क्रीन पे बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स इस वक्त स्विंग अच्छा दे रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प और मारुति दोनों ही स्टॉक्स में मूव अच्छे आ रहे हैं। कुछ देर में इन स्टॉक्स को एक बार फिर से देखेंगे जब हम सेल्स फिगर की एक्सपेक्टेशन पर बातचीत करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प इस वक्त पिछले 6 सेशन के हाईस को बाइसेक्ट करके ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी, देखिए नजर फार्मा पे है, उसमें अगर आप कोई नया ढूंढे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टोरेंट फार्मा, इसमें जो कंसोलिडेशन था, जो करेक्शन हुआ उसके बाद कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आज टोरेंट फार्मा डेली चार्ट पे यहाँ पे एक विजिबल है। जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मेरे हिसाब से ये जाएगा करीबन 1980 2000 तक। तो यहाँ पे टोरेंट फार्मा बाय करने का रिकमेंडेशन होगा। 1930 का फिलहाल जो सपोर्ट है उसे ध्यान में रखते हुए हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 1910 1910 के स्टॉप लॉस के साथ टोरेंट फार्मा को बाय करें। जैसे मैंने कहा 1980 2000 ये इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। टोरेंट फार्मा, ये हो गई राजेश जी की पिक। तो आज फार्मा पर काफी जोर है। कविता जी को जोड़ लेते हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड रहेगी आपकी? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड होगा ग्रासिम पर। ग्रासिम मुझे लगता है अपने प्रीवियस हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। एज ऑफ नाउ 1949 के लेवल्स पर है और अपने 10 डेमा को रीगेन करते हुए है ये काउंटर। सो 1965 1972 के प्राइस टारगेट के लिए ग्रासिम पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 1935 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, ग्रासिम 1950 पे ये कविता जी की कॉल है। धर्मेश कांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेश, गुड आफ्टरनून। और ये दिन सितंबर का ही है लेकिन इंप्रेशन इस पर अक्टूबर का है। बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक है धर्मेश, नो डाउट। आई मीन जो चीज़ सितंबर मिड में बहुत एक्सपेंसिव थी वो रीजनेबल पॉइंट पे मिल रही है। आपके पिक
पॉइंट पे या फिर आपकी जो शॉपिंग लिस्ट है उसमें प्रेफर्ड काउंटर कौन सा है इस वक्त? ये ग्रोटन वेन देखिए, जो पिछले तेजी में आउट परफॉर्मर थे, मुझे लगता है इस बार भी वही पहले आउट परफॉर्म करेंगे मार्केट में। और उस लिहाज से देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफी इंटरेस्टिंग रहा था इस फॉल से पहले, एंड फॉल में भी इन्होंने आउट परफॉर्म ही किया था, ज्यादा गिरे नहीं थे। तो उसमें ही टॉपिक्स रहेगी। कैनरा बैंक वहां पे टॉपिक है, मैं उसके साथ जाना चाहूंगा। क्रेडिट ग्रोथ जो नंबर आरबीआई का आया काफी स्ट्रांग आया है, बैंकों का अराउंड 14.5% के आसपास अगस्त के महीने में क्रेडिट ग्रोथ रहा था, और फेस्टिव सीजन में ग्रोथ आगे जाके बढ़ने वाली है। कैनरा बैंक की बात करें तो फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो देखने को मिला ही है, निम्स एंड आरओई भी काफी मेंटेन एंड स्टेबल है, बढ़ते वाले हैं। और वैल्यूएशन में कंफर्ट है कंपेयर टू से एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा के लिहाज से देखें तो ये 20-25% डिस्काउंट पे मिल रहा है इन द पब्लिक सेक्टर स्पेस itself, और प्राइवेट सेक्टर से तो काफी ज्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर बैंकों की तरफ रीरेटिंग हो जाएगी, और वहां पर कैनरा बैंक काफी एक उम्दा पिक रखता है। पोजिशनल कॉल के बेसिस पे 410 के टारगेट के लिए इस पे एक बाई का ट्रेंड लेके चल सकते हैं। चलिए, कैनरा बैंक ये समय धर्मेश जी की पिक, तो पिक सारी इस समय की पूरी हुई। अब एक काम करते हैं, एक स्टॉक जो इस समय काफ़ी हरकत में है, हिंदुस्तान जिंक, इसकी एक रीस्ट्रक्चरिंग होनी है। कंपनी ने कारोबार अलग करने के लिए कमेटी का गठन किया है। जिंक, लेड, सिल्वर और रिसाइकलिंग कारोबार को अलग करने पर सुझाव देगी ये कमेटी। पूरी खबर को समझाने के लिए आशीष जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल ठीक है, और आप हिंदुस्तान जिंक रडार पे, और साथ साथ रखिएगा वेदांता जो हिंदुस्तान जिंक की प्रमोटर है, 65% स्टेक ओन करती है। खबर क्या आई आज दोपहर में, पहले वो समझ लीजिए। इन्होंने कहा इनके बोर्ड ने एक बोर्ड ऑथराइज्ड कमेटी को मंजूरी दी है कि वो अनलॉकिंग मेजर्स टटोलने पर विचार करे। इनका कहना है कि जिस तरह का स्केल है, नेचर है और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैं हिंदुस्तान जिंक के तमाम बिजनेस वर्टिकल्स में, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करने की जरूरत है इनके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को, ताकि एक बढ़िया सा अनलॉकिंग पोटेंशियल बन सके, वैल्यू क्रिएट हो सके। इनका कहना है डिटेल इवैल्यूएशन जो होगा, दरअसल उन्होंने वैसे ही लाइट शेड कर दी है, करने का चाह रहे हैं। सेपरेट लीगल एंटिटीज, जैसे आपने क्यों करते हुए मेंशन करा था, जिंक और लेड एक धंधा, सिल्वर एक धंधा, और रिसाइकलिंग का बिजनेस एक अलग सेपरेट एंटिटी के तौर पे रखना चाहते हैं। मैनेजमेंट ने दरअसल मंजूरी दी है कि कुछ एक्सटर्नल एडवाइजर्स को इंक्लूड करा जाएगा जो इस बोर्ड कमेटी को एसिस्ट करेंगे, और फिर ये लोग वे फॉरवर्ड हाईलाइट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जरूर है, पर यह ग्रुप दिक्कतों में है। मैंने शुरुआत में वेदांता की बात इसलिए करी थी, छेड़ी थी कि इसके प्रमोटर हैं हिंदुस्तान जिंक का प्रमोटर वेदांता, वेदांता का प्रमोटर वेदांता रिसोर्सेज, और वेदांता रिसोर्सेज दिक्कतों में है। अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से इसी हफ्ते मंगलवार की हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब मूडीज ने वेदांता रिसोर्सेज, वो पेरेंट के कॉर्पोरेट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया था। तब मूडीज ने यही कहा था, ये डाउनग्रेड रिफ्लेक्ट करता है जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर रिस्क अब सामने आ रही है आने वाले कुछ महीनों में। कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस वेदांता रिसोर्सेज ने अपनी डेट मैच्योरिटीज को की भरपाई करने के लिए नहीं करी है। अच्छा, अटकलें तो खैर हिंदुस्तान जिंक की खबर आई, ऐसी ही अटकलें वेदांता को भी लेकर लग रही हैं, पर उस पर नहीं जाऊंगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट साइट करता हूं सिटी की, जो सब चीजें पर्सपेक्टिव में रख देगी। सिटी की रिपोर्ट थी यह कहते हुए कि वेदांता रिसोर्सेज जो पेरेंट है वो FY24 के अपने ऑब्लिगेशंस मीट अप कर लेगा, पर ये प्योर डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक से, वेदांता की अर्निंग से और ये ब्रांड फी वगैरह से FY25 की जो ऑब्लिगेशंस हैं वो मीटअप नहीं होगी। वो कह रहे हैं वेदांता रिसोर्सेज की ग्रॉस डेट जो है वो $6.5 बिलियन की है, जिसमें से रीपेमेंट्स और इंटरेस्ट ड्यू FY24 में $3.5 बिलियन के, और उसके बाद FY25 में $4 बिलियन के हैं। और इनको विकल्प जो है उसमें आयरन ओर और स्टील एसेट्स को बेचना, नए लोन्स, अपनी ब्रांड फी को मोनेटाइज करना, फर्दर प्रोमोटर स्टेक करना, इसके बिना ये काम हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैंने ये सब मेंशन करा। वो रिपोर्ट ब्यूटीफुली हाईलाइट करी थी इसके चैलेंजेस और क्या कदम ये उठा सकते हैं या उठाने पड़ेंगे। उसी कड़ी में आप समझिए हिंदुस्तान जिंक का आज ये अपडेट आता हुआ। शुक्रिया आशीष। अब फिर इंतजार रहेगा कि वेदांत की तरफ से इस तरह की डेवलपमेंट का बात है, क्योंकि वो इवेंचुअली दोनों के लिए हिंदुस्तान जिंक का अपडेट सामने आ गया। हिंदुस्तान वेदांता का भी आना है, का भी मार्केट इंतजार के है, बाद हाँ। आएगा शायद, लेकिन वेदांता का भी आना है। इशू पता है क्या है इसमें, मैं बताता हूँ फिर से। इतनी बार इसमें हमेशा जब भी आप होप लेके चलें कि कुछ ना कुछ अच्छा आएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। और मैं
इसीलिए कह रहा हूँ आ जाने दीजिए उसको, जो ऑफिशियल आएगा क्या निकल कर आएगा क्या नहीं निकल कर आएगा, क्या पैटर्न बनेगा, किस तरीके से होगा, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या होगा उसमें, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना होगा कि माइनॉरिटी के लिए क्या मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से जल्दबाजी ना करें इसमें तो बेटर रहेगा। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वो वाली बात आप मान कर चलें वेदांता में। एक बार अच्छा रिस्ट्रक्चरिंग आ जाए ना, उसके बाद भले ही 10% ऊपर ले लें, लेकिन कंफर्मेशन आने के बाद लें, उससे पहले ना लें। इसीलिए शायद गावा साहब ने इसको अक्टूबर के सितारे में चुना था। आज सुबह में मैं सुन रही थी वेदांत पर, आपने कहा कि मंदी का ट्रेड ही रहना चाहिए। आज एक रिवर्सल आया है, लेकिन आप उस शॉर्ट साइड के ट्रेड को एक मीडियम टर्म पीरियड के लिए होल्ड करेंगे गावा साहब? जी नहीं, इनफैक्ट अब उसको छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर एक फ्रेश सिग्नल आएगा जब ये ब्रेक करेगा 215, वहां पर डेफिनेटली सेल करना चाहिए। अगर 215 ब्रीच, डेफिनेटली सेल। फिर तो एक नेक्स्ट मूव शुरू होगा डाउन। अब वो एक नया ट्रिगर बन गया 215 का। असल में गावा सर का कहना था कि काय का दूध और छाछ, आज फ्राइडे है। चलिए, शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। अब आशीष अपना जाके फ्राइडे एंजॉय करेंगे और मार्केट्स पर अब हम और थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे। वेदांत, आपकी स्क्रीन पर एक बहुत बढ़िया रिवर्सल देखने को मिला जरूर है, और हिंदुस्तान जिंक भी एक बार लगे हाथ स्क्रीन पर दिखाई ही देते हैं। अच्छा, ट्रेडर्स को गावा साहब ने तो कहा 215 वो लेवल है, वो उसके नीचे जाए तो सीधा शॉर्ट करेंगे आप वेदांत को। हिंदुस्तान जिंक के लिए ऐसे कोई लेवल है क्या मानस? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर तो साफ आ चुका है कि हाँ, अब रिस्ट्रक्चर की शुरुआत कंपनी करेगी। देखिए, सही है कि हिंदुस्तान जिंक का पैटर्न नेगेटिव है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, आज वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। और इम्पॉर्टेंट ये कि शॉर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप मेटल क्षेत्र के दूसरे स्टॉक्स देखें तो वहां पर रिस्ट्रेंथ दिख रही है, कुछ स्टॉक्स में रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मेरी राय शॉर्ट करने की नहीं रहेगी। आई थिंक यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन शॉर्ट करने की राय भी नहीं रहेगी। हो सकता है यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिले, जिसमें आपको 318 320 के भाव वापस देखने को मिले, तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान जिंक करंट लेवल्स पे। अच्छा, अब सेंसेक्स ने अभी 66,120 का लेवल लगाया। वो जो कॉल हमने पकड़ी थी हर्षदा, वो एक्चुअली तब 36 रुपये पे थी, अब वो 50 रुपये पर है। 66,100 की कॉल वो एक्चुअली अक्टूबर की फायर हो गई थी, वो सितंबर की फायर शायद हो नहीं पाई थी सही से। खैर, लेकिन उस पर अभी भी नज़र रखें। अब हम 66,100 पर हैं, और अब अगर 66,040 66,050 के करीब होल्ड करता है सेंसेक्स अगले कुछ मिनटों में, तो मेरे ख्याल से वो 66,200 250 तक का मूव भी पॉसिबल है। यहाँ पर आज फीलिंग आ रही है वो एक्सपायरी वाली, जिसे कहते हैं ना, वो वाली फीलिंग आज आ रही है सेंसेक्स में। खैर, निफ्टी भी अच्छा कर रहा है 19,717 पर, और 20-30 पॉइंट की यहाँ पर गुंजाइश है, क्योंकि वहाँ पर फिर रेजिस्टेंस आएगी फॉलिंग 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन अगर वो निकला तो फिर बड़ा मूव पॉसिबल है। अच्छा, आज सुबह सुबह हमने एक स्टॉक पकड़ा था ग्लेनमार्क का, वहाँ पर एक क्लासिकल रिवर्सल था। मेरे ख्याल से 7 या 8 दिन की वन वे डिक्लाइन के बाद ग्लेनमार्क में एक मूव आया था, और अब इस समय आप देखिए ये स्टॉक एक अपर सर्किट पर, टेम्परेरी अपर फ्रीज पर इस समय अभी भी टिका हुआ है ये स्टॉक। तो ग्लेनमार्क का ये देखिए, ये पूरा का पूरा रिवर्सल आज इस स्टॉक में है। यहाँ पर कविता जी, कोई व्यू आपका? कविता जी अनम्यूट करिए। I'm sorry. So 857 के लेवल्स पर है और एक 10% के सर्किट पर है। ब्लू स्काई टेरिटरी खुल सकता है। इवन इसके जो प्रीवियस आए हैं वो 950 के लेवल्स के, I'm sorry. सो मुझे लग रहा है जिन्होंने भी पोजीशन लिया है अभी ये सर्किट पर है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, दैट शुड बी ऑफ 845। ऊपर में मुझे लगता है पॉसिबल मूव्स हैं इसके 898 920 के लेवल्स की तरफ। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शुड बी द गुड स्टार्ट। ओके, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड ही करना है। 857 के आसपास से कर रहा है कारोबार। चलिए, अब बारी है कॉर्पोरेट स्कैन की, और हम बात कर रहे हैं रीसेंट लिस्टिंग आइडिया फोर्ज के बारे में। कंपनी ने रेडार बनाने वाली कंपनी गैलेक्सी के साथ एक MOU साइन किया है, और साथ ही कुछ नए ऑर्डर्स पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी के फाउंडर और CEO अंकित मेहता जुड़ गए। अंकित, गुड आफ्टरनून। अगर ये जो MOU आपने साइन किया है उसके बारे में कुछ और डिटेल दे पाएं, क्योंकि मैं पढ़ रही थी ये प्राइमरीली फॉलियाज पेनिट्रेशन के लिए रहेगा।
तो बेसिकली मैं ये अज्यूम कर रही हूँ, उस पर और डिटेल दें कि जंगलों में अगर आपको ड्रोन चलाना है तो आसानी से पेनिट्रेट होगा। So absolutely, thank you हर्षा। So what happens is कि जब हम जंगलों में ऑपरेट करते हैं या बहुत ही घने एनवायरमेंट्स में ऑपरेशंस करते हैं हमारे फोर्सेस, तो उस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़मीन पे दिखता नहीं है। ये बहुत घने एरियाज में होता है। कई बार ऐसे ज़मीन से लगता है कि एरिया बहुत घना है, लेकिन ऊपर से उतना घना लगता नहीं है। तो ये उन एरियाज में होता है जहाँ पे ऊपर से भी आपको बहुत ज़्यादा नीचे फ्लोर नहीं दिख रहा होता है। तो वहाँ पे जो ओवरऑल विजिबिलिटी है एक्टिविटी की या लोगों के छुपने की, वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है समझना। तो ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग आस्क है हमारे फोर्सेस का, और पिछले जितने सालों से हम ड्रोन्स बना रहे हैं, आई थिंक डे 1 जब हमने इसको पिच किया होगा तब से आज तक ये एक टेक्नोलॉजी का चैलेंज रहा है जहां पे फोलिएज पेनिट्रेशन फॉर दीज काइंड ऑफ ड्रोन्स इज नॉट अवेलेबल येट। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर essentially partnering with a company which is Galaxy, and we will together build and create this radar which will be usable in the kind of drones that we are building at IdeaForge. ये रफली कितना पोटेंशियल होगा रेवेन्यू का, अंकित? क्योंकि आपने कहा पहले से इसकी आस थी, तो क्या आपके पास ऑर्डर्स हैं या फिर आएंगे? व्हाट इज द रेवेन्यू पोटेंशियल हियर? So ये एक टेक्नोलॉजी स्पेस है जहाँ पे एक अर्ली R&D स्टेज में हम लोग हैं। अगर आप गैलेक्साई के प्रीवियस लॉन्च को देखें तो उन्होंने थोड़े दिन पहले ही एक एक्स बैंड का रेडार लॉन्च किया था, विच इज द फर्स्ट रेडार ऑफ इट टाइप्स विच विल आल्सो मैरी सम इमेजरी अराउंड द मल्टी स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रम। तो ये वाला जो डेवलपमेंट है ये काफी फ्रेश डेवलपमेंट है, नया डेवलपमेंट है। तो अभी ये R&D स्टेज में है ओवरऑल। But what we are aware of that if the technology is available, there is a very large market, because at each of the areas जहाँ पे हमारे borders हैं, जहाँ पे dense jungles हैं, या जो हमारा बहुत सारा एरिया है अराउंड फॉरेस्ट्स, जो इंसर्जेंसी लेड एरियाज हैं जहाँ पे घने जंगल भी हैं साथ में, इन सब एरियाज के अंदर इस सिस्टम की डिमांड को काफी कन्वीनियंटली देखा जा सकता है। इसके जो यूजेस होंगे वो ना सिर्फ की डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में होंगे, इसके यूजेस एक्चुअली फॉरेस्ट मॉनिटरिंग और कई सारे ऐसे एरियाज में भी किए जा सकते हैं, पर्टिकुलरली ग्लोबली जहां पे काफी घने जंगल पाए जाते हैं। तो अंकित जी, इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट की प्लेसमेंट है वो आर्मी के सामने या फिर डिफेंस के सामने आप कब तक करेंगे? और एक और चीज, जो डिफेंस स्पेस आपका टोटल बुक का अप्रोक्सीमेटली 70% कंट्रीब्यूट करता है, इस फुल ईयर के लिए कितना एग्जैक्टली वहां पर आप रेवेन्यू देख रहे हैं? कितने ऑर्डर्स हैं वहां पे आउटस्टैंडिंग? So, in terms of the projections, we are not yet talking about the same. But जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, अगर आप देखेंगे तो हमारे लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट के टाइम पे हमने बताया था अराउंड 190 करोड़ के ऑर्डर्स, क्योंकि उसी दिन हमने एक और 88 करोड़ का ऑर्डर उसमें ऐड किया था, और प्लस अभी हमने रिसेंटली एक और 58 करोड़ का ऑर्डर अनाउंस किया था। और बाकी हमने L1 पोजीशन के बारे में फर्दर इंडिकेट किया था ड्यूरिंग द लास्ट अर्निंग कॉल्स, विच वाज अबाउट 50 करोड़। वो अभी बरकरार रहती है अराउंड उसके आसपास। देयर आर फर्दर अपॉर्चुनिटीज इन L1 राइट नाउ। अंकित जी, एक और चीज़ है, मैं अभी क्योंकि मेगा रेवेन्यू जो आपका डिफेंस से आ रहा है, मैं सिविल की बात करता हूँ जहाँ पे पुलिस फोर्सेस भी आती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी आती हैं, इनका आपके टोटल मतलब कारोबार में और कितना अंश बढ़ सकता है? ये जो रेवेन्यू मिक्स है, इसमें क्या बड़ी तब्दीली देखते हैं आप आगे और 7-8 महीने में या फिर 1-1.5 साल में? यस, सो लॉन्गर टर्म में आएगी, बिकॉज वहाँ पे भी काफ़ी पेंट अप डिमांड है। और जैसे जैसे रूल्स ऑपरेशनलाइज हो रहे हैं, जैसे जैसे अब ड्रोन्स का जो एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, उस हिसाब से वी डू एक्सपेक्ट कि शॉर्ट से लॉन्ग टर्म के अंदर ये कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा। लेकिन इसी को मैं थोड़ा सा जक्सटापोज करता हूँ विद द फैक्ट दैट डिफेंस में जो अर्जेंसी है ओवरऑल एट दिस पॉइंट इन टाइम, आप समझ सकते हैं कि सिग्निफिकेंटली हायर है, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल फिनोमिनन हैं जिनकी वजह से हम लोग सब इम्पैक्टेड हैं as a country and globally as well. You know what is happening. अंकित जी, एक गुड आफ्टरनून। हालांकि मामला छोटा था, लेकिन बात ये थी कि एक
आपके ऊपर वो डीजीसीए का एक फाइन लगा था नॉन कंप्लायंस के लिए, वो क्या इशू था और क्या वो रिजॉल्व हो गया है? जी, हम उसको थोड़ा सा और समझने की अभी कोशिश कर रहे हैं उन्हीं लोगों से कि एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है। जैसे ही हमें फर्दर अपडेट मिलता है, विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट, बट वी आर डेफिनेटली कोऑपरेटिंग एंड एक्टिवली परस्यूइंग द सेम। अंकित, क्योंकि ये एरिया बहुत न्यू है हमारे लिए और ऑफ कोर्स कई दर्शकों के लिए भी, व्हाट डज दैट रूल 17 रियली से, जिसको लेकर डीजीसीए ने आपको कहा था कि यू परहैप्स आर नॉट कंप्लाइंग टू द रूल? So it's about transfer of the drone to from one owner to another owner. आप समझ रहे हैं कि क्या खामी हुई है आप लोगों की तरफ से? वो उसी को थोड़ा और हमें डिटेल में समझना है। ओके, फेयर इनफ। वैसे वीरू ने आपसे एक आउटलुक लिया है, लेकिन लार्जली अब यहाँ से अगर इस साल के अंत तक या फिर आने वाले साल के लिए कोई प्रोजेक्शंस आप लोगों ने आके हों, अब क्योंकि हाल ही में वो बड़ा ड्रोन इवेंट हुआ था, आई एम श्योर वहां पर कई और क्लाइंट से आपकी बातचीत हुई होगी, कितनी विजिबिलिटी है अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑर्डर्स को और मजबूत करने के लिए? See, like I just mentioned, कि there are more L1 opportunities that we are tracking at this point in time, तो उनका conclusion तो होगा ही। उसके अलावा आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दी अपॉर्चुनिटी स्टेज राइट नाउ, जिनके ऊपर काम हो रहा है, जिन पे डेमोन्स्ट्रेशंस भी होंगे और उनके ऊपर फर्दर प्रोग्रेस होगी। तो वो एक एक्टिविटी कंटिन्यूसली चालू है और कई सारी ये एक्टिविटीज शॉर्ट टर्न अराउंड साइकिल के लिए भी आते हैं, जहाँ पे ये जल्दी क्लोज होते हैं और फिर इनका डिलीवरी भी हमें जल्दी करना होता है। वो विद इन द ईयर काफी सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते हैं। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हाट आई कैन सेफली से इज दैट वी आर ऑन ट्रैक on what we have planned for execution for this year, and we are continuing to work in that direction, and I'm fairly confident of achieving what our target is, but I am presently not able to suggest what exactly that target is. ऑल राइट अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आइडिया फौज की बात इस समय। मीनवाइल लुपिन लेकर आइए एक बार ज़रा स्क्रीन पर। और वीरू, आपको याद होगा अभी 3-4 दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि अब ये कंसोलिडेशन खत्म हुआ और 52 वीक हाइस की तरफ जाने की तैयारी हो रही है यहाँ पर वापस। और अब यहाँ से एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आ गई, एक क्लीन चिट मिला, वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड के साथ साथ एक क्लीन चिट मिला और स्टॉक अब फिर ये मेरे ख्याल से इसका फ्रेश 52 वीक हाई होगा। एक बार वो 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट फायर कर दीजिए, उससे पता चल जाएगा। अच्छा मूव आया, कंसोलिडेशन दिया स्टॉक ने आपको, करेक्शन भी दिया और उसके बाद यहाँ से एक शानदार मोमेंटम यहाँ पर। और अब इस समय फ्रेश एक 52 वीक हाई वीरू 12 तारीख को लगाया 1188, अब फ्रेश 52 वीक हाई। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और आज सुबह मुझे याद होगा आपको हमने इसको पिक किया था 1147 पर सुबह मानस के साथ बातचीत हुई थी। अब 1189 पे आ गया। मानस, जिसने सुबह लिया हो, जिसने पोजिशनली लिया हो, जिसने आवाज देखा, ये बहुत समय से लॉन्ग है हमारा ये प्रेफर्ड स्टॉक रहा है फार्मा में। आपकी राय, क्योंकि अब ये 52 वीक हाई के साथ साथ अब ये जा रहा है जून 2021 के एक स्विंग हाई पर, पोस्ट कोविड जो स्विंग हाई क्रिएट किया था इसने। अब कैसे ट्रेड करना चाहिए या फिर क्या व्यू रखना चाहिए लुपिन पर? देखिए, व्यू तो अभी पॉजिटिव है और मेरा समझना है कि यहाँ से भी करीब 60-70 रुपए का मूव आपको लुपिन में देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी ने मॉर्निंग में पोजीशन बनाया हुआ है लॉन्ग साइड पे, तो उस पोजीशन में बने रहिए। आई थिंक ये सही समय है जब आपको स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1164 कर लें और पोजीशन में बने रहिए कम से कम 1220 और 1250 के टारगेट के लिए। चलिए एक बार फिर से जरा सेंसेक्स दिखाइए। वो थोड़ा सा एक डिप आया था, वो डिप में फिर बाइंग हुई। अब 66,110-113 के करीब थोड़ा सा समय बाय करने की कोशिश कर रहा है शायद ये, लेकिन मोमेंटम काफ़ी शानदार है। चलिए रुचित जुड़ गए हमारे साथ। रुचित, गुड आफ्टरनून। आपके स्टॉक पिक्स? वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, फार्मास्यूटिकल्स फर्स्ट में मोमेंटम है तो मेरा पिक भी फार्मा स्पेस से रहेगा और टोरेंट फार्मा में खरीदारी की सलाह है। सो आइडियली जो रीसेंट करेक्शन हमने देखा था टोरेंट फार्मा में, उसमें वॉल्यूम्स इतने ज्यादा नहीं थे, और जबकि प्राइस अपमूव्स आप देखेंगे तो प्राइस अपमूव्स में काफी बेहतर वॉल्यूम्स हो रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है कि ऊपर जाता है तभी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ होते हैं और लो वॉल्यूम्स के साथ में जब करेक्शन आते हैं, तो जब वो सेक्टर पूरा मोमेंटम में रहते हैं तो ऐसे स्टॉक्स में अच्छे आउट परफॉर्मेंस फिर से बिल्डअप होते हैं, और यही हम आज टोरेंट फार्मा में भी देख रहे हैं। सो करंट लेवल्स पे भी मेरे ख्याल से यहाँ से एक अच्छी पुलबैक मूव देखी जा सकती है। 1900 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 2000 के अराउंड के टारगेट्स के लिए।
ओके आप टोरेंट फार्मा को पिक करें। फार्मा में बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ, मार्केट से डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पर, थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन अब निफ्टी बैंक की तरफ से भी आता हुआ। एक बार सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स लेके आते हैं, क्योंकि थोड़ा स्विंग जो बैंक निफ्टी का है पिछले कुछ क्षणों में, यानी लगभग पिछले 30 मिनटों में थोड़ा शार्प हुआ है। अब हम आज के थर्ड सबसे बड़े कॉल के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लेके आइए। लेट्स ब्रिंग एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पे राजेश जी आपका नजरिया अब, क्योंकि ये कल की हायर शेडो को वॉलेट कर चुका है अभी 1037, 1036.90 ऑल टाइम हाई जोन। अब इसकी कोई करंट मंथ की यानी जो फ्रेश कॉल है उस पर नजर डालिए, क्या अच्छा लग रहा है आपको चेज करने लायक? ऑल टाइम हाई फॉर एक्सिस बैंक। वीरेंद्र जी देखिए, एक्सिस पे हमारा जो व्यू जो है वो पॉजिटिव है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है और जो फॉर्मेशन हम देख रहे हैं दैट्स अ ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन। नेकलाइन करीबन 1010 1020 इस ट्रेजेक्टरी में आती है, तो मेरे हिसाब से इसका टारगेट होना चाहिए कम से कम 1100 का। तो देखिए, जो आपने सवाल पूछा था कि कौन सा कॉल लेना चाहिए, तो देखिए हमने जो कॉल हम सजेस्ट करेंगे वो रहेगा 1040 का। 23 रुपए के आसपास फिलहाल मिल रहा है, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यानी करीबन 17 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें लॉन्ग करें। इसका टारगेट कम से कम 35 to 40 होना चाहिए। तो एक्सिस बैंक का 1040 का कॉल ऑप्शन यानी एटीएम कॉल ऑप्शन आप बाय करें। एक्सिस बैंक यहाँ पर 1040 का कॉल आप ले सकते हैं। 23 पे 15 पे ट्रेड करता हुआ वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। कुछ देर में इसको एक बार फिर से देखेंगे। अच्छा, फार्मा में अगर लौट के आए, ग्लेनमा की बात हो गई, ल्यूपिन की बात हो गई, एक बार स्क्रीन पे लेके आइए आप बायोकॉन, जिसमें अभी मतलब कुछ क्षणों पहले एक फ्रेश इंट्राडे वर्टिकल राइज आया है। और ये वर्टिकल राइज रुचित अब एक कहीं ना कहीं मतलब डेली से कुछ देर के लिए अगर आप अपने आप को वीकली पे ले जाएं, बहुत अच्छा एक रिफ्लेक्शन आ रहा है। आपका व्यू क्या कहता है रुचित? 273.45 पे टोरेंट आपकी प्रेफर्ड कॉल थी, नो डाउट अबाउट दैट, बट 273.55 पे ज्यादा बेटर स्विंग के लिए पॉइज लग रहा है बायोकॉन आपको? आई थिंक इवन बायोकॉन अगर आप थोड़ा मिड टर्म के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले अगर 3 महीने में देखें तो स्टॉक एक ब्रॉड रेंज में रहा है, जहाँ पे 282 के आसपास स्टॉक जब भी आ रहा है, 280 282 के आसपास, तो वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन जो भी करेक्शन वो रेजिस्टेंस से आ रहे हैं उसमें 260 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस ये स्टॉक ने बना दिया और वो सपोर्ट तोड़ने रहा है। सो आइडियली जब बार बार कोई सपोर्ट नहीं ब्रेक होता है तो वो इंडिकेशन रहता है कि लोअर लेवल्स पे जो बायर्स है वो स्टॉक में काफी एग्रेसिव है। तो आई थिंक यहाँ पे प्राइस वाइज डाउनसाइड तो काफी लिमिटेड है। सो 260 के नीचे पोजीशन स्टॉप लॉस रख के डेफिनेटली स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। एक बार ये जो स्विंग है, अगर स्टॉक जब भी क्रॉस करेगा 280 के पार निकलेगा, फिर आई थिंक मोमेंटम काफी शार्प ये स्टॉक में टर्न आउट होगा। और एक बार 280 के लेवल निकलता है तो फिर आप 300 तक के लेवल्स भी ये स्टॉक में हमें देखने मिल सकती है। इसीलिए मैं जस्ट 1-2 दिन के लिए नहीं, बट थोड़ा सा अगर 2 से 3 हफ्ते का व्यू रख सकते हैं तो करंट लेवल्स में भी बायोकॉन में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। ओके, चलिए अब चलते हैं पावर शेयरों की तरफ, जहां पिछले कुछ दिनों से जोरदार एक्शन दिख रहा है। पावर सेक्टर में क्या बदल रहा है ये बताने के लिए सुमित हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून, बताइए क्यों तेजी स्टॉक्स में? आज पावर स्पेस आज भी और अदरवाइज भी अच्छी तेजी में है। तो 2 बड़े ट्रिगर्स यहाँ पर बन रहे हैं। पहला तो जो ओवरऑल पावर डिमांड है वो अच्छी तेजी में है, और जो पीक पावर डिमांड है वो तो अपने नए ऑल टाइम हाइस के आसपास ऑलरेडी पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। तो पहली चीज़ तो पावर की डिमांड स्ट्रांग और पीक पावर की डिमांड अपने ऑल टाइम हाइस पर। दूसरी एक HSBC का नोट भी आया है, उसको भी मार्केट ने रेफरेंस के तौर पे लिया है। तो कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स भी हैं, और क्योंकि पावर की डिमांड भी तेजी में है तो वो टेलविंड के तौर पे कामकाज भी कर रहा है। तो जो पीक पावर डिमांड है वो 180 गीगावाट से बढ़ के करीब 230 गीगावाट के आसपास पहुंची है, जो कि इसकी ऑल टाइम हाइज भी हैं। और साथ साथ एक नोट HSBC ने फ्लोट किया है, और उस HSBC के नोट ने ये बात मेंशन की है कि ये डिमांड अभी भी स्ट्रांग रहने वाली है, और कंपनीज जो नई कैपेसिटीज़ ऐड कर रही हैं उसका इम्पैक्ट ना केवल अभी बल्कि गोइंग फॉरवर्ड आता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने एक अपग्रेड भी किया है NTPC से स्टॉक को करीब 275 रुपये के नए टारगेट्स के लिए 210 से बढ़ाकर। पावर ग्रिड जो कि आज बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन वहाँ पर भी होल्ड की रेटिंग है करीब 180 रुपये के टारगेट्स के लिए 157.50 से बढ़ा के टारगेट वहाँ पर दिए गए हैं। HSBC का ये भी मानना है कि जो रिन्यूएबल्स प्रोजेक्ट्स हैं उस पर NTPC का काफ़ी ज़्यादा फोकस है, और गोइंग फॉरवर्ड NTPC एक अच्छा प्लेयर हो सकता है इस स्पेस में बड़े रेवेन्यूज़ को केटर करने को लेकर भी। साथ ही साथ
थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आरओई के ऊपर आता हुआ जरूर दिखाई पड़ेगा शुरुआत में, स्पेशली ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो है उनका एक इम्पैक्ट रहेगा भले आरओई के ऊपर, लेकिन अदरवाइज जो डिमांड है वो आगे भी इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि साल दर साल पीक पावर डिमांड बढ़ती जा रही है और वो पीक पावर डिमांड यूजुअली अगस्त और सितंबर के महीने में हायर साइड पर होती है। तो ये इंप्लीमेंट होगी Q2 या Q3 नंबर्स के अंदर आपको साफ तौर पर दिखना शुरू हो जाएगा, तो नंबर वाइज भी थोड़ी सिचुएशन बेटर होगी। तो इसी लिहाज से उनकी तरफ से प्रेफरेबल पिक जो है वो एनटीपीसी है, और जो होल्ड रेटिंग के साथ उन्होंने पावर ग्रिड को भी रखा है टारगेट्स करीब 180 रुपए के आसपास के। ओके, शुक्रिया सुमित। धर्मेश, पावर सेक्टर पर आपका क्या व्यू होगा और क्या इन लेवल्स पर कोई पावर स्टॉक लिया जा सकता है? अनुज, पावर सेक्टर पर काफ़ी पॉजिटिव व्यू है और पिछले 4-6 महीने से ये व्यू बना रखा है, बिकॉज ये अब ग्रोथ सेक्टर हो गया यूटिलिटी के जगह। अगर आप देखें तो जितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अराउंड 430 गीगावाट का, अराउंड 50% एवरेज पीएलएफ मिलता है, सोलर, विंड और थर्मल सब मिला के रखें तो वहाँ डेफिसिट क्लियर कट क्रिएट हो गया है। 8 से 10% के आसपास का एनुअल पावर कंजम्पशन ग्रोथ देखने को मिला है पिछले 1-2 सालों में। ये कंटिन्यूटी रहेगी, तो पावर डेफिनेटली इज अ सेक्टर टू बी। हम लोगों ने पहले JSW एनर्जी कवर किया था, बट 430 के टारगेट के लिए किया था, जो कि ऑलरेडी अचीव हो गया है, तो वहां पर तो होल्ड रेटिंग कर रखी है। बट अभी लगता है, आपने शायद पिछले हफ्ते ये हाईलाइट भी किया था पावर ग्रिड को, तो वो मुझे लगता है एक काफी अच्छा बेहतरीन पिक है, बिकॉज फंडामेंटली सब कुछ इंटैक्ट है। 18-19 का आरओई है, 10-12 के पीए मल्टीपल पर मिल रहा है और 15 से 17% का ग्रोथ इसमें आते ही रहेगा। सो वैल्यूएशन कंफर्ट अभी पावर ग्रिड में, पावर ग्रिड बाई करके चलना चाहिए। अपसाइड टारगेट अराउंड 240 का यहाँ पे लेके चल सकते हैं पोजिशनल बेट पे। अदरवाइज ओवरऑल अगर 3 से 4 साल का नजरिया है तो इंटायर सेक्टर इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग। JSW एनर्जी, टाटा पावर विल बी टॉप पिक अलॉन्ग विद पावर ग्रिड एंड एनटीपीसी। मुझे याद है आपने JSW एनर्जी का मेंशन किया था पिछली बारी धर्मेश। हाइड्रो साइड पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। जो NHPC, SJVN जैसे स्टॉक्स में हमने देखा है बहुत अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं। इनफैक्ट NHPC अपने 52 वीक हाई से करीब 3 रुपए ही दूर है। SJVN में कल दोपहर में एक बहुत स्मार्ट मूव देखने को मिला था, पिछले पूरे महीने तेजी रही थी। और अप्रैल मई में आपको याद होगा पावर मंत्री ने खुद ये बयान दिया था कि देश के जो हाइड्रो एसिड्स है उनको शायद मर्ज करके एक बड़ी कंपनी बनाई जाए। अब NTPC के जो हाइड्रो एसिड्स है वो शायद NHPC में मूव हो सकते हैं। ये डिटेल नहीं है कि SJVN जो अलग एक एंटिटी है उसका क्या होगा, लेकिन ये हाइड्रो पावर के क्या पोटेंशियल देख रहे हैं और यहाँ पर कितना फिर प्ले देखने को मिल सकता है स्टॉक्स में? अच्छा, देखिए हाइड्रो पावर का अपना एक लिमिटेशन है। एक तो मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वो मिलना भी चाहिए वाटरफॉल जहां पर आप इसे कर सकें, प्लस ये काफ़ी लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है। एक हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए आपको अराउंड 12,000 करोड़ का अगर 1 गीगावाट का लगा रहे हैं तो उतना उसमें खर्चा बैठता है, और ये 1 साल में नहीं बनता, ये एटलीस्ट 4 से 5 साल का लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है। तो ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव प्ले रहता है, प्लस इसको आपको लोकल गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलनी चाहिए कि बिकॉज जो पर यूनिट आपसे वो जो पावर खरीदेंगे वहां पर प्राइसिंग हाई मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बैठा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले जो समय में विंड एंड सोलर पर ज़्यादा अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा। हाइड्रो ऐसे भी लंबा जेस्टेशन पीरियड का प्रोजेक्ट है तो वहां पर ट्रैक्शन मिलेगा नहीं। हालांकि आपने जो अभी पॉइंट हाईलाइट किया कि एक मर्ज एंटिटी बना के इनको एक ब्लॉक बनाने की कोशिश करें तो वहां पर क्या वैल्यूएशन बैठेगा वो थोड़ा इस वक्त जज करना मुश्किल है। बट मेरे हिसाब से हाइड्रो पावर प्लांट्स के जितने भी प्रोजेक्ट इस न्यूज़ पर 10-12% का ट्रैक्शन मिल जाए, बट वैल्यूएशन वाइज अभी ये लोग फुल्ली डिस्काउंटेड हो रखे हैं। सो बेटर इज रिन्यूएबल एनर्जी प्ले में आ जाए, थर्मल एंड विंड वाले ज़्यादा अच्छे विकल्प हैं इसके सामने। बेहतर विकल्प होंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग स्पेस हाइड्रो भी है। इस बीच बाजार का हाल देखिएगा। अब 19,713 के आसपास ट्रेड, 190 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है, 426 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, तो एक बहुत ही शार्प रिकवरी। अनुज, कंस्ट्रिंग कल ही हम 19,522 तक फिसले थे और वहां से इतना शार्प सर्ज, लगभग 200 पॉइंट का इजाफा आ चुका है एक ही दिन में। क्या ये 522 वर्स देख लिया है मार्केट ने, स्पेशली इस साइकिल में? देखिए, जो बात मैंने कल कही थी मैं आज फिर बोलूंगा। एक दिन के प्राइस एक्शन से मैं नॉर्मली नहीं जाता हूँ, अगले दिन का फॉलो अप देखना जरूरी है। और आज की रैली में ना एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 6 मंथ एंड का, एक हाफ ईयरली एंड का एक NAV प्रॉपर भी इशू होता है, वर्ल्ड वाइड होता है ये। तो जो लास्ट डे ऑफ सितंबर है नॉर्मली काफ़ी अच्छा होता है वो।
लेकिन प्राइस मोमेंटम तो है मार्केट में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट में आज प्राइस मोमेंटम है। अच्छा, आज का हाई क्या है? 19,726। आज हमारी जो मॉर्निंग कमेंट्री थी उसमें जो हमने लेवल मेंशन किया था वो 19,729 का था। करेक्ट। क्योंकि वो फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पर मामला बहुत सिंपल है, आप अगर 2-3 दिन निकाल देंगे हश्ता 19,729 क्रॉस कर देंगे और उसके ऊपर टिक जाएंगे अगर, तो वो बड़ा पॉजिटिव होगा। एक जैसे हमने कहा था ना कि एक दिन और देके देखते हैं वो 19,545 के नीचे सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेम लेवल अपसाइड पर अब 19,730 19,750 है। 2 दिन उसके ऊपर अगर ट्रेड हो गया तो फिर बस ये मार्केट उसके बाद नहीं रुकेगा। और आई थिंक लॉन्ग वीकेंड है, ट्यूसडे को हमको एक फ्रेश एक व्यू मिल जाएगा कि बाकी वो थीसिस सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो थोड़ा सा इंतजार करें, ट्यूसडे को अगर यही ट्रेंड इंटैक्ट रहा तो फिर सोने पे सुहागा। चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। मानस के पास पहले जाएंगे सस्ता ऑप्शन। हर्षदा जी देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए आईसीआईसीआई बैंक पे ध्यान देना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक करेक्ट हुआ है, करीब 1,000 रुपए से करेक्ट होना शुरू हुआ, 930 के आसपास के बॉटम बने। पिछले 2 दिनों की जो बॉटम है वो ऑलमोस्ट सेम थे, 2 हैमर बने हैं। आज स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। मेरा समझना है कि यहाँ से करीब 20 से 25 रुपए का आपको आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकता है, इसलिए एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे। 950 वाला कॉल ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक का 23 रुपए पे मिल रहा है, तो वहां पर आप खरीदारी करिए। 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, तो 5 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ कम से कम 35 रुपए तक के भाव आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए सस्ता ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक का कॉल। राजेश सतपुते जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। अनुज जी देखिए, मेरा एफएनओ का सुपरस्टार होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरे हिसाब से जिस तरह से आज यहाँ पे पैटर्न पैन आउट हो रहा है वो देख के लगता है कि यहाँ पे जो सुबह एक व्यू लेके मैं चला था कि एसबीआई में एक रिवर्सल होगा और प्रोबेबली 620 का टारगेट अनफोल्ड होता है, तो ये अभी मैं मानता हूँ कि क्योंकि 600 के ऊपर मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली और थोड़ा तूल पकड़ेगी, तो इट्स अ बाय इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अबाउ 600। जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 595 का, और जैसे मैंने कहा मेरा टारगेट रहेगा 620 का। ओके, आपका ट्रेड हो गया एसबीआई अक्टूबर फ्यूचर्स। सुबह सुबह ये ट्रेड हमने पकड़ा था लगभग 694 के आसपास। बड़ा डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था हमारा सुबह सुबह इस पे, और अब आपकी स्क्रीन पे लगभग 17 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में घट चुके हैं। यहाँ देखिए एसबीआई फ्यूचर्स डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, शॉर्ट कवरिंग काफी अच्छी खासी यहाँ पे। अब चलते कविता जी के पास आज का 4 का चमत्कार पिक करने के लिए। कविता जी, ट्रेड क्या रहेगा आपका? सो ट्रेड अभी आपने डिस्कस भी किया, दैट इज लुपिन काफी अच्छा मंथली ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है, काउंटर और अपसाइड मूव्स बनते हुए दिख सकते हैं। 1200-1225 के प्राइस टारगेट के लिए लुपिन पर ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। जिनके ऑलरेडी पोजीशन है दे शुड आल्सो मेंटेन 1165 एंड स्टॉप लॉस। जो ट्रेडर है और जो फ्रेश पोजीशन ले रहे हैं वो भी 1165 का स्टॉप लॉस है। ओके, चलिए धर्मेश जी, मिड कैप फंडा के लिए क्या स्टॉक होगा आपका? अनुज जी, ये ऑयल इंडिया पर रिकमेंडेशन रहेगी मिड कैप फंडा के लिए। काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर आप वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर देखें तो कहीं पर भी कुछ भी नेगेटिव पॉइंट मिलता है नहीं है। 4-5 के पीई मल्टीपल पर मिल रहा है और इसका डिविडेंड यील्ड 6.5 से 7% रहता है। 20-25% का 25% का आरओई है और 25% के आसपास का प्रॉफिटेबल कैगर है। खाली यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम आती है कि कहीं जो राइजिंग ऑयल ट्रेंड है इसमें मिनिस्ट्रियल इंटरवेंशन आ गया तो इनको सब्सिडी बर्डन या ऑयल प्राइसेस में इनको नेगोशिएट करने का बार्गेनिंग शायद ना मिले, तो उसके कारण ये स्टॉक्स चलते नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि जो अभी क्रूड ऑयल में तेजी देखने को मिल रही है मेंटेन रहेगा। 100 के ऊपर ये जाना चाहिए, 105-110 के आसपास के लेवल तक, तो वहां का एक बेनिफिट इसको मिलेगा। तो उसके लिए एक ट्रेडिंग बेट बनता है। इसको आप 10% के अपसाइड टारगेट के लिए यहां से बाई करके चल सकते हैं। टारगेट प्राइस के हिसाब से बात करें तो अराउंड 710 का ऑयल इंडिया का टारगेट प्राइस निकल के आता है। 10 का ऑयल इंडिया का एक टारगेट इस समय रहेगा। चलिए, स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है आगे। फटाफट से मैं रिकैप करती हूँ, फिर ऑटो बिक्री के आंकड़े जो आने वाले हैं ट्यूसडे को हम ज्यादा रिएक्ट करेंगे, उससे पहले भी आ जाएंगे। मानस जायसवाल ने जो पहला ट्रेड दिया था वो आईसीआईसीआई बैंक पर तेजी का कॉल, 950 का कॉल लेने की सलाह, 23 पर है ये, 35 का टारगेट मानस का है, स्टॉप लॉस 18 का। राजेश सातपुते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर नजर बनाकर बैठे हैं, 629 आपका टारगेट, 595 स्टॉप लॉस रहेगा। कविता जैन ने फिर फार्मस साइड पर नजरें डाली, लुपिन 1225 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1165 का,
और धर्मेश को पसंद है ऑयल इंडिया, जहां पर अब लगभग 2% के गेन्स आ रहे हैं। तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जहां पर तेजी का ट्रेड इस समय लिया जा सकता है। फोकस में अब रखते हैं ऑटो कंपनियां। ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे आज। इस समय अगर आप ध्यान दें तो टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी शुरू हो चुकी है। सितंबर का महीना वैसे सेल्स के लिहाज से अच्छा रहने का अनुमान बाजार लगाकर बैठा था। फेस्टिवल का कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला है, लेकिन क्या गणित बैठेगा, फाइनली बिक्री के आंकड़े क्या रहेंगे टू व्हीलर और फोर व्हीलर साइड पर। यतन हमारे साथ है इस डेटा के साथ। अक्टूबर महीने की शुरुआत होने वाली है और इसी के साथ ऑटो सेल्स डेटा भी आपको सितंबर महीने के लिए आता हुआ दिखेगा। सीएनबीसी आवाज के पोल के हिसाब से इस सितंबर के सेल्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि फेस्टिविटीज की शुरुआत हो गई है गणेश चतुर्थी के साथ, तो होलसेल डिस्पैचेस अच्छे रहेंगे। शुरू करते हैं अशोक लेलैंड के साथ और आपके स्क्रीन पे आप अशोक लेलैंड के नंबर देख पा रहे हैं। 5% की ग्रोथ यहाँ अनुमानित है। जहां तक कि टाटा मोटर्स का सवाल है, पिछले साल का बेस बहुत बड़ा है, इसलिए आप देखेंगे केवल 2-2.25% की ग्रोथ यहाँ आती हुई दिखाई पड़ेगी। जहां तक कि फोर व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, खास करके मारुति सुजुकी, यहाँ आपको बम्पर ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। साल दर साल बेसिस पे 20% की ग्रोथ, अच्छे प्रोडक्शन नंबर्स के चलते, और 1,87,000 यूनिट्स यहाँ बिकती हुई आपको गाड़ियाँ नजर पड़ती दिखाई देंगी। जहां तक कि दूसरे प्लेयर्स का सवाल है, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटोमोटिव सेगमेंट की ग्रोथ लगभग 10 से 15% रहेंगी, क्योंकि नए लॉन्चेस अच्छा कर रहे हैं और प्रोडक्शन में सुधार आया है। हालांकि ट्रैक्टर के बिक्री में आपको डिक्लाइन दिखेगा लगभग 15% का, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा का बिजनेस आप देखें तो रेनफॉल से रिलेटेड है, और जो अगस्त और सितंबर महीने की रेनफॉल है वो थोड़ी पैची रही है, जिसके कारण ट्रैक्टर की बिक्री में थोड़ा बहुत स्लो डाउन आया है। जहां तक कि टू व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, शुरू करते हैं बजाज ऑटो के साथ, जहां सेल्स 2.5% गिरने की उम्मीद है, सिंपली फॉर द रीजन कि एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़े बहुत वीक हैं। जहां तक कि दूसरे प्लेयर्स का सवाल है, जैसे आयशर मोटर्स, पिछले साल का बेस बड़ा है तो 5% की डिक्लाइन। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो लगभग 5.25 लाख यूनिट्स की यहाँ बिक्री रहेगी, 1% का ग्रोथ रहेगा, और रूरल मार्केट्स अच्छा रिकवर कर रहे हैं इस कंपनी के लिए। और आखिर में टीवीएस मोटर्स की बात करें तो यहाँ सेल्स 2 से 3% गिरने की उम्मीद है। अगेन यहाँ एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़े ढीले हैं, जिसके कारण ओवरऑल सेल्स नंबर्स पे इंपैक्ट आया है। लेकिन अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो सितंबर का महीना काफी बेहतरीन रहा है रिटेल सेल्स के लिए। सितंबर का महीना बेहतरीन रिटेल सेल्स के लिए, और मारुति का नंबर सबसे ज्यादा स्ट्राइक कर रहा था मुझे, जहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इसी स्टॉक को स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वैसे करीब करीब 1% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। बताइएगा इस पर राजेश सातपुते, टेक्निकली इन लेवल्स पर अगर कोई पोजीशन रखता है मारुति में, आगे का व्यू क्या बन रहा है? अच्छा दादी, देखिए चार्ट तो बढ़िया है, उसमें नो डाउट, लेकिन कहाँ पे एंट्री करना है? मेरे हिसाब से 10,600 इसका बेस बन रहा है, तो 10,600, 10,750, इसमें ये 150 पॉइंट में ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं फ्लिकर होगा, हॉवर होगा, और इवेंचुअली इसका जो टारगेट मुझे लगता है ये कम से कम, मुझे लगता है ये 11,000 तक एक बार के लिए टेस्ट करेगा। यानी करंट लेवल से 300-350 पॉइंट का मूव इसमें ड्यू है। तो मारुति में जो लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो उसे डिप में बाय करना है, और जो स्टॉप लॉस आपको रखना है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वो रहेगा 10,600 का। अच्छा, एक बार के लिए थोड़ा सेंसेक्स में गिरावट आई, और निफ्टी भी देखिए वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत पावरफुल टूल है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, और एग्जैक्टली वहीं से घूमा मार्केट 19,726, और आप देखते हैं ये घूमकर यहाँ पर रुकता है या फिर रिवर्सल है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी समझनी होंगी। अच्छा, बाई चांस एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रहा था, वो धर्मेश जी ने जो ऑयल इंडिया का टारगेट दिया था वो बाई मिस्टेक उन्होंने 710 बोल दिया था, वो टारगेट 340 का है उनका ऑयल इंडिया पर, तो वो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा उसको। चलिए अब एक काम करते हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे साथ संजय सिन्हा जुड़ेंगे, सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर। बैक बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा। संजय जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में पिछले कुछ दिनों में, आज हालांकि मूव अच्छा रहा, आपका क्या व्यू है इस समय? देखिए अनुज, डे टू डे व्यू बनाना बाजार का थोड़ा मुश्किल काम है। मैं समझता हूं कि मार्केट के लेवल्स को समझने के लिए 3 फैक्टर्स का समावेश कैसा है उसको समझने की जरूरत है। मेरा अपना मानना है कि मार्केट किसी भी लेवल पे 3 मुख्य फैक्टर से इम्पैक्टेड होता है। शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी, मीडियम टर्म में इवेंट्स, और लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशंस। अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस की चर्चा काफी हुई है, और हम इसके बारे में आगे भी कर सकते हैं।
लेकिन जो लिक्विडिटी का फैक्टर बाजार को 16,500 के लेवल से ऊपर लाया था, वो फैक्टर सितंबर के महीना में बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव हो गया। और रही बात इवेंट्स की, तो जिस तरह से फेड की आउटलुक आई कि 2024 में रेट घटने के बजाय जिस तरह की उनकी एस्टिमेट्स है रेट ऊपर ही रहेंगे, तो इसलिए ये लग रहा है कि भारत में भी रेट शायद बहुत जल्दी कम ना हो। प्लस क्रूड के प्राइसेस का बढ़ जाना भी मेरे ख्याल से भारत के लिए एक नेगेटिव इवेंट है। तो इवेंट्स भी नेगेटिव हैं, लिक्विडिटी भी नेगेटिव है, वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो हम नहीं कह सकते कि वो पॉजिटिव है। मैं समझता हूं कि बहुत नेगेटिव भी नहीं है। तो अब अगला इवेंट जो हमारे सामने आने वाला है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स का है। तो मेरे ख्याल से जब तक इस इवेंट से कुछ पॉजिटिव सिग्नल नहीं आता, मार्केट पर हो सकता है कि कुछ समय तक के लिए शॉर्ट टर्म में दबाव बना रहेगा। आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में दबाव बना रहेगा, लेकिन फिर इसका खामियाजा किन सेक्टर्स पर ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई देगा संजय जी? क्योंकि ये मैक्रो इवेंट्स क्लियरली इसका बहुत वाइड इम्पैक्ट होता है, लेकिन कहाँ पर ज्यादा इम्पैक्ट आपको लग रहा है आएगा जो शायद सबसे सेंसिटिव रह सकते हैं? तो देखिए, जो दो चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बाजार में, एक तो ये कि अगर रेट्स आर गोइंग टू बी हायर फॉर लॉन्गर, तो जो ज्यादा डायरेक्टली एक्सपोज्ड हैं टू इंटरेस्ट रेट्स, उन सेक्टर्स पर दबाव शायद नेगेटिव ज्यादा होगा। और इसके फलस्वरूप अगर आपने देखा होगा तो पिछले 2 सप्ताह में रियल एस्टेट के स्टॉक्स में करेक्शन कुछ ज्यादा हुआ है। साथ ही साथ मेरा ये जो एक दूसरा ऑब्जर्वेशन रहा कि जो भी स्टॉक्स बहुत ज्यादा तेजी से चल चुके थे, एक रिसर्च हाउस की जब रिपोर्ट आई कि वो मिड कैप और स्मॉल कैप को बहुत एक्सपेंसिव मानते हैं, उसके बाद उन स्टॉक्स में बहुत तेजी से मुनाफा वसूली भी देखा गया। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि रेट सेंसिटिव पर असर ज्यादा है। आगे जाकर अगर क्रूड के प्राइसेस इस तरह से एलिवेटेड रहे, तो संभव है कि जो स्टॉक्स पहले भी क्रूड के साथ डायरेक्टली रिलेटेड देखे जाते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेंट्स हुए, उन पर नेगेटिव असर हो सकता है। गवर्नमेंट का जो स्टांस रहा है कि जब भी क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज को रिटेल प्राइसेस बढ़ाने से रोकती है और फिर उसके कारण सब्सिडी का बर्डन बढ़ता है, तो वो भी एक सेक्टर है जो इससे अफेक्टेड हो सकता है। जो सेक्टर कॉन्ट्रेरियन हो सकता है, जो कि क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाने के बावजूद, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर रहने के बावजूद इससे ज्यादा प्रभावित ना हो, वो सरप्राइजिंगली ऑटो है। क्योंकि जो पेंटअप डिमांड है, लगता है कि वो पूरी तरह से उसका भरपाई नहीं हुआ है। और जिस तरह से नए मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं, उससे लगता है कि कुछ समय और भी ऑटो में तेजी बनी रह सकती है। संजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। स्पेशली एचडीएफसी को लेके बात करते हैं। आई होप आप उस कॉल को सुन पाए हो और आपने भी एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव या फिर जो भी व्यू लिया हो। आपका व्यू क्या कह रहा है? इस पूरे हफ्ते की रिट्रेसमेंट को और गिरावट को स्पॉन्सर कुछ हद तक एचडीएफसी बैंक ने भी किया है। आप लोगों का हाउस भी एचडीएफसी बैंक पे क्या है इस वक्त? क्योंकि इस वक्त हम लगभग 6 महीने की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा थोड़ा ऑकवर्ड होगा मेरे लिए। हाँ, लेकिन चूंकि आपने एक सवाल उठाया है एक बहुत बड़े बैंक पर, तो देखिए, अगर कोई भी बैंक हो, वेदर वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, अगर उसकी वैल्यूएशंस हाई लेवल पे है, तो वहां से डिसअपॉइंटमेंट की संभावना लोगों के या इन्वेस्टर में कम होती है। और हाल के दिनों में अगर किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक ने नेगेटिव आउटलुक दिया है किसी भी इशू पे, तो उस पर अगर आप देखे हो तो इन्वेस्टर्स की जो रिएक्शन है वो नेगेटिव रही है। वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक रहा हो, निवेशक ने उसको बख्शा नहीं है। मेरे ख्याल से इस कॉन्टेक्स्ट में आपका जो सवाल है, शायद उसका जवाब इसी में है कि अगर नेगेटिव आउटलुक दिया गया है तो बाजार उसको डाइजेस्ट करके आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वो उसको अपने फैक्टर में, अपने लेवल्स में डिस्काउंट करता है। अच्छा संजय जी, टेक्नोलॉजी कंपनियां ये फॉरफ्रंट पर आएंगे क्योंकि 12 तारीख को अब इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे, टीसीएस, वो सब एक आसपास ये नतीजे आएंगे। आज जो एक्सेंचर के नंबर्स पर रिएक्शन आया है, क्या आपको लग रहा है
अगली 2 तिमाही, क्योंकि H2 को लेकर ज्यादातर बिजनेसेस पॉजिटिव थे। सेकंड क्वार्टर की तो बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहां पर पेन रहेगा। H2 को लेकर ये सारे बिजनेसेस पॉजिटिव थे, लेकिन एक्सेंचर कहता है कि FY24 में जहां पर अनुमान था 4 से 7% तक की रेवेन्यू ग्रोथ का, रेवेन्यू ग्रोथ करीब 2 से 5% ही रहेगी। तो थोड़ा सा अपने इन्होंने गाइडेंस को ट्रिम किया है। ये इसका ओवरहैंग कितना बाकी है इन स्टॉक्स में, या फिर जो होना था हो चुका, अब शायद मौका होगा हर गिरावट पर इन स्टॉक्स में अब तेजी करना, अक्यूमुलेट करना शुरू करें? मेरे ख्याल से देखिए, जो निराशा था इस सेक्टर से, वो काफी हद तक इन स्टॉक्स के लेवल में ऑलरेडी फैक्टर हो चुका है। जो 4 बड़े स्टॉक्स हैं, उनकी अगर आप प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखें तो वो मतलब अगर कुछ का तो 20s में है और एक ही है जिसका कि 30s में है। सो वैल्यूएशन के तौर पे वो अट्रैक्टिव हो गए हैं। और साथ ही साथ ये भी अब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो उनकी नियर टर्म रेवेन्यू ग्रोथ पे जो पहले की पेस से अभी में जो कमी आई है, ये कोई स्ट्रक्चरल नहीं है, ये सरकमस्टेंशियल है। इन द सेंस कि जिस तरह से स्थिति पैदा हो गई है, खास करके सबसे बड़े आईटी मार्केट यूएस में, उसके कारण ये कुछ क्वार्टर्स या 1 साल की सोचिए कि एक तरह की रुकावट है इन कंपनीज के ग्रोथ पे। लेकिन अगर आज आप अभी भी देखें तो स्ट्रक्चरली ये सेक्टर जो है वो पॉइज्ड है। इसी के लिए मैं समझता हूं कि इस सेक्टर को आप अपने पोर्टफोलियो से नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। और जैसा कि आपने कहा कि अगर गिरावट होती है तो हर लेवल पे आप धीरे धीरे इसको अक्यूमुलेट करें, बिकॉज परफेक्ट बॉटम हम सभी जानते हैं कि हम नहीं पकड़ पाएंगे। और जिस तरह से रिवर्सल होगा मार्केट के सेंटिमेंट्स में और खास करके इस सेक्टर के सेंटिमेंट में, तो बहुत तेजी से ये स्टॉक रिकवर भी कर पाएंगे। अच्छा संजय जी, एक स्पेस जिसकी प्लेसमेंट, जिसके प्राइस बाजार की मौजूदा स्थिति से बहुत ही दूर के हैं, डायग्नोस्टिक। लेकिन क्योंकि हम आज इस कार्यक्रम में डायग्नोस्टिक्स स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, उनमें जो अपटिक्स आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आई है, तो लाल पैथलैब, हालांकि ये स्टेबिलिटी जो प्राइस जोन है ये इनके हाई से काफी नीचे है। आपका कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू है सर इस वक्त इन प्राइसेस पे, इन स्टॉक्स पे? बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं समझता हूं कि एक समय था जब लोग जो कोविड के कारण इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी पर उछाल आया था, उसको एक्सट्रापोलेट करके उनकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स को कुछ ज्यादा ही ऊपर ले गए थे। हमारे ख्याल से वो जो एक्सुबरेंस था या जो उत्साह था, उसका काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका था जब हम लोगों ने इन स्टॉक्स को इनके हाल के लो लेवल्स पर जाते देखा। और मेरे ख्याल से अब ये सैनिटी की तरफ आ रहे हैं। अगर आप इनके नीचे के लेवल से देखेंगे तो करीब 30 से 40% की रैली हो चुकी है इनकी नीचे के लेवल से। बट मेरा मानना है कि अगर आपको आज स्ट्रक्चरल तौर पे एक ग्रोथ सेक्टर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है तो डायग्नोस्टिक डेफिनेटली वो केस बनाता है कि आप उसको शामिल करें, क्योंकि अब जो इनकी रेवेन्यू झलक रही है वो बिल्कुल नॉन कोविड रेवेन्यू है एंड देयरफॉर इसमें जो ग्रोथ है वो स्ट्रक्चरल है। डायग्नोस्टिक पर आप बुलिश है, लेकिन क्या इक्वली बुलिश आप फार्मा कंपनियों पर रहेंगे संजय? अर्षिता जी, उसमें फार्मा कंपनी तो स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि फार्मा में देखिए कुछ तो डोमेस्टिक प्लेज हैं, कुछ जेनेरिक प्लेज हैं, कुछ कस्टम सिंथेसिस के प्लेज हैं। तो इसलिए अगर आप देखें तो फार्मा को भी एक अकेले सेक्टर के रूप में अब नहीं देखा जा सकता, उसमें भी 3 कम से कम मुख्य भाग हो गए हैं। तो आज जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की आज की हेडलाइंस भी है कि यूएस एफडीए सरप्राइज इंस्पेक्शन करेगी, तो मुझे लगता है कि फार्मा के अंदर जो डोमेस्टिक प्ले वाली फार्मा कंपनीज हैं वो सेफर हैं। और इसलिए फार्मा में वो क्लियर कट आप उसके तरफ देख सकती हैं। और चूंकि हमारा पहले का एक्सपीरियंस यूएस एफडीए इंस्पेक्शन का खराब रहा है, इन द सेंस कि वो बहुत बड़ा इवेंट रिस्क हो जाता है कंपनीज के लिए। साथ ही साथ यूएस जेनेरिक मार्केट में पहले जो आकर्षण था वो अब नहीं रहा, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि जो यूएस जेनेरिक प्लेयर्स हैं उनसे आप दूर रहें। तीसरा जो सेगमेंट है जो कस्टम सिंथेसिस का है या फिर कस्टम रिसर्च का है,
वो सेगमेंट हमारे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप चुनाव करें तो उसमें आप अच्छी पिक्स ले सकते हैं। आप इनफैक्ट वो चैलेंजेस मेंशन कर रहे थे यूएस एफडीए से कंपनियों को जो फेस करने होते हैं। इनफैक्ट यूएस एफडीए से बातचीत इनफैक्ट नेटवर्क 18 ने आज की और उन्होंने यही कहा कि हमारे लिए भारत एक बड़ा सप्लायर उभर कर आएगा और होपफुली आने वाले समय में आयन आउट करेंगे, थोड़ा सा ईज करेंगे उस प्रोसेस को। कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी विजिबिलिटी रहेगी कि अगला इंस्पेक्शन कब आना है, कब इनको चीज़ें डिलीवर करनी होगी। ऑफ कोर्स उसमें टाइम लगेगा। अच्छा, आई नो आपने मेंशन किया था कि आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बात करना चाहेंगे, लेकिन वेदांत को लेकर एक थोड़ी सी रोचक सिचुएशन बन रही है, जहां पर वेदांत रिसोर्सेज पर भारी कर्ज है जो अगले 2 सालों में उन्हें चुकाना है। आज हिंदुस्तान जिंक की तरफ से अपडेट आता है कि वो अपने कुछ बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करेंगे। शायद वेदांत भी ये कहता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये वेदांत रिसोर्सेज का जो रफली $6.8 बिलियन के आसपास तक का कर्ज है, इफ एट ऑल ये रिस्ट्रक्चरिंग से कुछ करेंगे तो ज्यादा फायदा तो वेदांत को ही होगा ना। बट हर्षदा, एक तो इसमें मेरे सामने 2 चैलेंजेस है। एक तो इस स्टॉक को मैंने बहुत अच्छे से देखा नहीं है, और देखा होता भी तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने में थोड़ी मेरे झिझक होगी। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। नहीं, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हुआ। अब देखते हैं आज शाम तक क्या अपडेट आता है। अच्छा, फाइनली पीएसयू बैंक्स पर संजय जी क्या स्टांस है? क्या वहां पर एक अपॉर्चुनिटी अभी भी है क्या? क्योंकि आज मैं देख रही हूँ यूनियन बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आसमान छू रहे हैं। जी हाँ, मैं मानता हूं कि पीएसयू बैंक्स में डेफिनेटली अभी भी स्टीम है, क्योंकि एक तो अगर आप इनकी 10 साल पहले वाली परफॉर्मेंस को देखें तो पीएसयू बैंक्स की रैली की जब शुरुआत हुई थी तो उसकी क्लाइमैक्स हुई थी जब उनके प्राइसेस 1.5 टाइम्स to 2 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड करने शुरू हो गए थे। आज भी अगर आप देखें तो हार्डली ऐसा कोई पीएसयू बैंक है जो कि अपनी बुक वैल्यू से कहीं ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप थंब रूल पैरामीटर उसको लेके चलते हैं तो उस पैरामीटर पर तो डेफिनेटली पीएसयू बैंक्स अट्रैक्टिव हैं। प्लस दूसरा जो कि आपके चैनल पर भी प्रस्तुत किया गया है एनालिसिस, कि जिस तरह से इनकी बुक्स क्लीन अप हो गई हैं, जिस तरह से इनकी क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स अब अक्यूमुलेट हो रही है, और जिस तरह का टेक्नोलॉजी पर भी उनका इन्वेस्टमेंट है, तो मैं समझता हूं कि पीएसयू बैंक्स की रैली जो है वो बहुत जल्दी में खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी भी उनमें वैल्यू है, अभी भी उनकी वैल्यू अनलॉक हो रही है क्वार्टर दर क्वार्टर उनके परफॉर्मेंस से। सो मेरे ख्याल से आप इस सेक्टर को अभी भी पॉजिटिव रूप से देख सकते हैं। ओके सर, संजय जी लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे पॉसिबली अब यहाँ पर, ये क्यूएसआर सेगमेंट में आपका व्यू क्या है? जोमेटो थोड़ा सा, मैं सिर्फ स्टॉक्स का नाम जिक्र कर रहा हूँ, आपसे स्टॉक्स पे टिप्पणी करने को नहीं बोल रहा हूँ, बट स्टेबिलिटी आई, देवयानी इंटरनेशनल ने काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दी, जोमेटो लोअर लेवल से काफी अच्छा हुआ, कल बारबेक्यू नेशन ने एक एमएनए किया था। आपको लग रहा है कि ये प्राइसेस ठीक हैं इन स्टॉक्स में, या फिर इसमें से किसी पर्टिकुलर स्टॉक को पिक करने के लिए? देखिए, एक बात तो बीरेन जी, ये जो क्यूएसआर सेगमेंट अगर आप उसको रेफर कर रहे हैं, तो क्यूएसआर सेगमेंट में एक चीज जरूर है कि कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत रिच है, और देयरफॉर जो उनकी क्वार्टर दर क्वार्टर सेल्स ग्रोथ या फिर उनकी एडिशंस टू दी आउटलेट्स, ये बहुत मैं समझता हूं कि अच्छे पेस पे चलना चाहिए। कोई बहुत फिनोमिनल नहीं भी, लेकिन एक अच्छे पेस पे ग्रोथ क्वार्टर दर क्वार्टर इनको दर्शाना जरूरी है, तभी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। इनफैक्ट शायद यही एक कारण था कि एक क्यूएसआर स्टॉक को छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी सारे क्यूएसआर स्टॉक्स को अगर आप देखें तो अपने ऊपर के लेवल से काफी हद तक करेक्ट होने के बाद तब रिकवर कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। हैव अ गुड वीकेंड। थैंक यू वेरी मच। इस बीच भारतीय बाजार ऊपरी लेवल से काफी हल्के होते हुए, याद रखिएगा हम 19,700 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, अब 629 का स्तर आ चुका है, अब सिर्फ 100 पॉइंट की ही बढ़त रह गई है। तो अचानक ये टर्न आता हुआ मिड कैप्स अभी भी होल्ड करे, लेकिन निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बैंक दोनों में ऊपरी लेवल से काफी मुनाफा वसूली एकदम से पता नहीं क्या हर्षदा, और ये शायद लॉन्ग वीकेंड से पहले थोड़ा मार्केट में एक नर्वसनेस हो सकती है, और वो सेंसेक्स में तो खास तौर से एकदम से वो एक
कोलैप्स आया, 66,200 की बात हो रही थी, अब 65,800 पर हम आ गए एकदम से। तो क्लियरली, और आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको क्लियरली दिखाई देगा कि 3-4 लार्ज स्टॉक्स में एकदम से पिछले कुछ मिनटों में, खासतौर से आईटी, आई थिंक आईटी काउंटर्स ने काफ़ी ड्रैग डाला। इन्फोसिस, HCL टेक, इवन HDFC बैंक थोड़ा नीचे आया, तो इन सब ने एक इम्पैक्ट डाला। अब हम 65,800 के नीचे आ गए हैं सेंसेक्स के ऊपर। ये थोड़ा वीकली ऑप्शंस का भी एक काम हो सकता है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं, डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है वो जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। कुछ वॉलेटिलिटी मार्केट में, उस पर कुछ बात, और बाकी स्टॉक्स पे क्या सुन रहे हैं आप? नहीं, वॉलेटिलिटी तो खैर बाजार में हो रही है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहे हैं। नए आईपीओ जैसे कि आरआर काबल और जैगल देख लीजिए, और बहुत सारे जगहें जहां वॉल्यूम्स हो रहे हैं वहां कोई प्रकार का फॉल नहीं आया है। तो एचएनआई कम्युनिटी अभी भी जो है खरीदारी के मूड में है। 2 स्टॉक्स जो आज डीलर्स रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, उनमें सबसे पहले है नाल्को, और ये जो हम देख रहे हैं पीएसयू मेटल स्टॉक्स में आज रैली, यहाँ नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर जैसे काउंटर्स ट्रेड कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। इनफैक्ट थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रही है नई सीरीज में नाल्को और हिंदुस्तान कॉपर में। इनफैक्ट येस्टरडे हिंदुस्तान कॉपर के बारे में बात कर रहे थे और वो स्टॉक भी लगभग 4-5% ऊपर है, और यहाँ नाल्को में डीलर्स को लगता है कि 100 से लेकर 102 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं, बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं। और गैस स्टॉक्स में अभी भी ट्रैक्शन है एचएनआई कम्युनिटी की तरफ से। डीलर्स को लगता है कि 465 से लेकर 470 तक के लेवल्स आईजीएल में भी आ सकते हैं, और यहाँ डीलर्स को लगता है कि गैस स्टॉक्स में मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। तो आईजीएल एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स आज अपने क्लाइंट्स को खरीदारी करवा रहे हैं थोड़े पोजिशनल समय काल के लिए। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। आईजीएल में आज डीलर्स खरीदारी करा रहे हैं, ये आज एक स्टॉक, और नैल्को दूसरा स्टॉक का। बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स लेना शुरू करते हैं अब। गावा सर बताइए क्या ट्रेड होगी? वही नेशनल एल्यूमिनियम बहुत बढ़िया 97 पे ट्रेड कर रहा है, इसमें बहुत बढ़िया बेस बना है और आज का मुंह अच्छा है नेशनल एल्यूमिनियम में। टॉप होगा 96 1 रुपया, टारगेट 100 1:3। तो आई थिंक नेशनल एल्यूमिनियम बीटीएसटी के तौर पर अच्छा लगता है। नेल्को आपकी स्क्रीन पे 97.10 पे आप कैरी करेंगे लॉन्ग साइड पे। मानस आपके ट्रेड कैरी करेंगे मॉर्निंग के लिए, ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए। देखिए टाटा मोटर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो टाटा मोटर्स के फ्यूचर में आप खरीदारी कर सकते हैं। 632 के प्राइस चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 626 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 626 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करेंगे। 645 तक के टारगेट्स पॉसिबल है टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 640 वाला कॉल ऑप्शन जो 12 रुपए 75 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 10 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 20 रुपए के टारगेट के लिए। ओके रुचित, आपकी ट्रेड क्या होगी? में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। आज काफी अच्छा प्राइस वॉल्यूम है एक करेक्टिव फेज के बाद में, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में अच्छा अप्रोच देखने मिल सकता है। 122 के स्टॉप लॉसेस को खरीदारी करके जाए 128 के अराउंड पे टारगेट्स। कविता जी आपका ट्रेड क्या होगा, कैरी करेंगे जो मंडे मॉर्निंग ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? या लॉन्ग वीकेंड, तो ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए उज्जीवन फाइनेंस में एक बहुत अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। काउंटर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना रहा है, 559 के लेवल्स पर है। मुझे लग रहा है अंटिल ये काउंटर 545 के लेवल्स को होल्ड किए हैं, यहाँ पर ट्रेड को बने रख सकते हैं। ऊपर में मुझे लग रहा है प्राइस टारगेट फॉर द 575 585 के प्राइस टारगेट के लिए उज्जीवन फाइनेंस। ओके सतुते जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी? अनुज जी देखिए, मेरे हिसाब से एक मेटल में एक ट्रेड बन सकता है, वो है हिंदाल्को। अगर बीटीएसटी करना है तो इसका ओवरऑल अगर आप डेटा भी देखें, डेरिवेटिव्स का डेटा, वो एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे थोड़ा आप कह सकते हैं कि फॉलोअप मिलेगा। तो यहाँ पे हिंदाल्को बाय करके जाएंगे, स्टॉप लॉस भी छोटा रखेंगे 488 का, और जो टारगेट मुझे लगता है वो रहेगा करीबन 500 505। तो हिंदाल्को इज अ बाय। ओके हिंडाल्को इज अ बाय। एक बार जरा आप इन्फोसिस लेकर आइए। इन्फोसिस का चार्ट इस समय डे लो पर आने की, डे लो पर तो नहीं लेकिन जो रिकवरी आई थी वो पूरी की पूरी यहाँ कोलैप्स कर रही है। मानस एक व्यू दीजिए इन्फोसिस के ऊपर।
देखिए डिसअपॉइंट किया है क्योंकि आज 200 मूविंग एवरेज पे ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, वहां पर रिकवरी देखने को मिली थी, हालांकि ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं हो पाया। तो अभी के लिए कोई एक्शन नहीं है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए, 1410 का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन खरीदारी तब करेंगे जब 1450 के ऊपर स्टॉक निकलेगा। 1450 के ऊपर निकलेगा तब 1480 तक के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए आप बने रह सकते हैं 1410 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके अनुज, इस कोलैप्स को हम दो चीजों के अंतर्गत देख सकते हैं। एक कह सकते हैं क्लासिकल 20 डेमा, या फिर दूसरा बेनिफिट ऑफ डाउट फॉर एक्सटेंडेड वीकेंड। कैसे देखेंगे दूसरी चीज अनुज? एक और बात, अभी कुछ देर पहले या फिर हम सुबह मॉर्निंग में कंपैरिजन कर रहे थे इस डेट का, इस दिन का प्लेसमेंट वर्सेस लास्ट बिल्कुल सितंबर, मतलब जो पहले दिन हुआ था, उस दिन पिछले दिन की बार छोटी थी, अगले दिन का रिकवरी का बार ऑलमोस्ट ट्वाइस था। इस बार पिछले दिन की कोलैप्स की बार बड़ी है और रिकवरी की बार छोटी है। कैसे देखना चाहिए इसको? चार बिल्कुल point हैं। बिल्कुल वीरो, आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड। पहली बात तो क्लियर, 20 डेमा इतनी आसानी से नहीं निकलेगा और वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है। और इसके लिए आज सुबह भी हमने एक जो चीज़ रिपीट की थी कि एक बार देखेंगे 19730 निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, वो क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो एग्जैक्ट 19726 से घुमा। अच्छा, जो लोग ये पूछते हैं कि ऐसा क्या हो जाता है, देखिए एल्गो ट्रेड्स प्लेस होते हैं, हर कोई इस लेवल की इंपॉर्टेंस को समझता है और वहाँ पर सेलर्स बैठे होते हैं, और अगर आप उन सेलर्स को नहीं निकाल पाते हैं तो मार्केट वहाँ से गिरता है, और अगर आप उसको निकाल देते हैं तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है। इसके लिए वो इंपॉर्टेंस होती है 20 डेमा की, और नियर टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 20 डेमा ही होता है। जो दूसरा सवाल आपने पूछा वो बिल्कुल सही है कि ये जो बार बन रहा था, वैसे ये बार काफ़ी बड़ा बन जाता अगर ये लास्ट के 10-15 मिनट वाला एक्शन नहीं आया होता तो, लेकिन जो भी है इसको आपको कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। देखिए हम हाई से करीब 100 पॉइंट फिसल चुके हैं अब निफ्टी के ऊपर, और वो जो बड़ी रेड कैंडल थी उसको हम पूरा का पूरा वायलेट नहीं कर पाए, तो मेरे ख्याल से थोड़ा तो क्लियरली यहाँ पर प्राइस एक्शन डिसअपॉइंटिंग है। अच्छा, एक और चीज़, आज की रैली में थोड़ा सस्पिशन वो मंथ एंड का, क्वार्टर एंड का वैसे भी था, तो लास्ट के 10-15 मिनट ने थोड़ा सा मूड माहौल क्लियरली बिगाड़ा जरूर है। ट्यूसडे को रिविजिट करते हैं, प्लस लॉन्ग वीकेंड, जैसा आपने बोला, ये समझ में नहीं आता कि लॉन्ग वीकेंड ट्यूसडे को आएंगे तो मार्केट किस तरीके की क्यूज लेके खड़ा होगा, तो इसके लिए भी कई लोग अपनी पोजीशन हल्की करके लेके जाना चाहते होंगे। और दर्द का सबब अनुज एक ही है, जो कल भी था, जो परसों भी था, HDFC बैंक। एक बार जरा इंटरडे चार्ट देखिए इसका। HDFC बैंक वाकई सीरियस प्रॉब्लम है, और मेरे ख्याल से 2.33 से लेकर लगभग 3.18 तक कोई फॉल अगर किसी ने स्पॉन्सर किया है तो वो ये है। तो अनुज, हम अभी भी ये कह के जा रहे हैं कि वी आर स्टिल नॉट श्योर कि 1520 पे HDFC बैंक का बेस हमारे पास है ना? बिल्कुल नहीं, कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए HDFC बैंक को वीरू, कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए ये, अनलेस आप एक SIP इन्वेस्टर है, एक शेयर रोज हर हफ्ते इस तरीके की SIP कर रहे हैं, तो नियर टर्म में प्राइस देख के कुछ होगा नहीं। ये स्टॉक अब बहुत आसानी से, ऐसा नहीं है कि एक दिन वन फाइन डे एकदम से स्टॉक 10% रैली कर जाएगा, वो नहीं होगा HDFC बैंक में। इतनी आसानी से वो रिकवरी नहीं आएगी, टाइम लगेगा इसको टाइम देना पड़ेगा आपको। ये उस तरीके का स्टॉक है, जायंट है। बिल्कुल जायंट है। और बैंक निफ्टी पे आज देखिए बहुत कन्विक्शन था भी नहीं, और वो अनुज ने भी कमेंट में कहा था, और जब तक वो कॉल राइटर्स के जोन बाइसेक्ट ना हो, शायद बहुत ज़्यादा एक कंस्ट्रक्टिव व्यू बैंक निफ्टी में रखना भी खराब था। और क्लासिकल 20 डे रिवर्सल फ्रॉम 20 डेमा आज निफ्टी का। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो डाउट था वो एक्सटेंडेड वीकेंड का भी हो सकता है। खैर, बाकी इंस्टीट्यूशनल फिगर समझाएंगे। मैं एक बार बड़ी वॉल पे आपको आज की ब्रेथ दिखाता हूँ कि क्या जीत के गया और क्या हार के गया, क्या शॉर्ट कवरिंग थी, क्या लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि आज जो इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 के जो खिलाड़ी थे, रुचित जैन, हरीश और अरुण कुमार जी, उनमें से कौन विजेता है। इस बार जो सबसे स्ट्रॉन्ग अच्छी जो स्विंग जनरेट करी वो है रुचित ने, लगभग 10% की। शानदार। और याद रखिएगा ये हफ्ता बहुत एक स्ट्रेट हफ्ता नहीं था, टर्बुलेंस बहुत थी, कभी पेन कभी गेन, कभी पेन कभी गेन, और उसमें भी रुचित ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग जनरेट किए। उनके जो अच्छे रेट्स थे, मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा जो फोकस किया था वो मिड कैप्स पे फोकस किया था। इसमें कोई राय नहीं कि मिड कैप्स में फिर भी थोड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी थी। NBCC 5%, GE शिपिंग 3%, NCC 2%, VIP लगभग 2%, और ट्रेंट में आपको लगभग 1% का स्विंग मिला। रुचित, आप शुभकामनाओं के पात्र हैं, बहुत अच्छा खेला आपने गेम शो इस हफ्ते।
आज की टर्बुलेंस को देखने के बाद, आज के इनडिसाइसिवनेस को देखने के बाद, आपका पॉसिबली अगर ये गेम शो खेलने को मौका दिया जाए अगली बार भी, तो व्यू क्या होगा? क्या चीज करेंगे? क्या शॉर्ट करेंगे? क्या लॉन्ग करेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। सो आइडियली ये हफ्ते जो मैंने स्ट्रेटेजी रखी थी वो मिड कैप्स में ज्यादा इसके लिए रखी क्योंकि अगर आप निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखें तो वहां पे 20 डे में सपोर्ट अब तक टूटा नहीं है। इनफैक्ट अप्रैल महीने की शुरुआत से ही जो लास्ट 5 महीने की तेजी है उसमें 20 डे में अब तक एक भी बार क्लोज उसके नीचे नहीं हुआ। सो मेरा फोकस यही था कि जब तक 20 डे के नीचे ब्रेक नहीं होता है तब तक फोकस ब्रॉडर मार्केट्स पे रखे। और लार्ज कैप्स में प्रॉब्लम यह था कि एफआईएस के फिगर्स सपोर्टिव नहीं थे मार्केट्स के इंडेक्स के लिए, लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए। एफआईएस की कैश मार्केट के सेलिंग के साथ साथ इंडेक्स फ्यूचर्स की भी सेलिंग है। लास्ट 10 दिन पहले जहां पे उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो पिछले सीरीज में 67% के आसपास था, वो कम होते होते 45% एक्सपायरी के एक दिन पहले आ गए। और आप आज भी रोल ओवर्स देखे, कल जो रोल ओवर्स हुए उसमें से सिर्फ आई थिंक 30% ऑफ द पोजीशंस उनकी लॉन्ग साइड रोल ओवर है, कुछ 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड के रोल ओवर। तो जब एफआईएस के इतने सारे शॉर्ट पोजीशंस है तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इंडेक्स पे अब जब तक 19,800 के हर्डल क्रॉस नहीं होते तब तक ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग फॉर्मेशंस लार्ज कैप स्पेस में नहीं बनाने चाहिए। आई थिंक अभी आप ऑप्शंस के डेटा भी देखेंगे तो 19,800 के कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिव है, वहां पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डर है। सो या तो एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग आए या तो फिर ये कॉल राइटर्स पोजीशंस अनवाइंड करे। उसी केस में मैं आने वाले हफ्ते में भी एग्रेसिव लॉन्ग सजेस्ट करूंगा। अदरवाइज एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की सलाह दूंगा। और जो मिड कैप इंडेक्स की मैं 20 EMA की बात कर रहा था वो 40,000 के आसपास है। अगर 40,000 के लेवल्स निफ्टी मिड कैप इंडेक्स पे तोड़ते हैं तो फिर हम ब्रॉडर मार्केट्स में सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज ये स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस मिड साइज स्टॉक्स में कंटिन्यू रहेगा। ओके, ये आपका व्यू था इंडस्ट्रीज पे प्लस चॉइस ऑफ सेक्टर स्पेस। अच्छा, एचडीएफसी बैंक के साथ जरा एक बार आप रिलायंस का चार्ट भी लिखा, ये मेरे स्क्रीन पे अभी टिक बाई टिक आया। यस, 2370 से करीब करीब 40 रुपए का रिट्रेसमेंट 2336 पे। तो दो जो बड़े दिग्गज जिनका स्ट्राइक, जिनका इम्पैक्ट स्क्रीन पे रहा, दैट्स एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। मीनवाइल आप चलते देखते हैं आज की ब्रेथ को। माफ कीजिएगा। लॉन्ग 107, शॉर्ट कवरिंग 48 में, शॉर्ट लगभग 30 में, लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट की टेंडेंसी नहीं थी। 107 लॉन्ग थे, शॉर्ट कवरिंग 48 में। फार्मा और आपके कुछ मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग थे आज। ग्लेनमार्क फार्मा करीब 10% ऊपर, एंटी फाइनेंस, हिंडाल्को, सेंटेवी और विंडो फार्मा। फार्मा मेटल्स शानदार मूव यहाँ पे, लॉन्ग बिल्डअप। उसके बाद शॉर्ट था कहाँ पे, कवर जो हुआ वो था वेदांता पे और नाल्को में, मेट्रोपोलिस, पिरामिड एंटरप्राइजेस, जेएसपीएल में। तो शॉर्ट कवर भी अगर आप देखें मेटल्स पे काफी हावी रहा। और फाइनली देखते हैं शॉर्ट अगर कुछ थोड़ा बहुत बिल्डअप हुआ वो नवीन फ्लोरिन। खबर का इम्पैक्ट था अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पर, पेन था थोड़ा सा M6 बलरामपुर न्यूज फ्लो का, अमूमन बलरामपुर चीनी और एलटीआई माइंट्री, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे आज इम्पैक्ट पड़ा। फाइनल रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पे था। नवीन फ्लोरिन आपकी स्क्रीन पे आएगा, क्लोजिंग एट डे लो। और अदानी एंटरप्राइजेस, ये स्टॉक भी आज काफी हद तक काफी परेशान करने वाला रहा। कुछ और स्टॉक्स जिनके लिए सेशन अच्छा नहीं रहा अंतिम दौर पर आते आते, वो एक बार आप इन्फोसिस लेके आइए 1421 पर। और एक और काउंटर जिसका अमूमन वीकेंड से सरोकार होता है, जुबिलेंट फूड, ये आज थोड़ा सा बैकफुट पे आया और आखिर जो क्लोज आ रहा है वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहा है। लेकिन अच्छा, मैंने एक स्टॉक मार्क किया था, देवयानी इंटरनेशनल, उसको देखिएगा 213 पे एक बहुत स्ट्रांग मूव के साथ आज डे हाई के जोन में क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। अनुज। बिल्कुल वीरू, देवयानी में अच्छे मूव्स हैं। 6 मिनट है मार्केट क्लोजिंग में, तो कुछ और ट्रेड्स रिविजिट करते हैं। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक दोनों डे लो पर। यही प्रॉब्लम है मार्केट की, जो बड़े स्टॉक्स हैं वो एंड मोमेंट पे कोलैप्स कर रहे हैं। हालांकि आज मेटल्स में अच्छे मूव रहे। और एक बार मानस के साथ जरा हीरो मोटोकॉर्प रिविजिट करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, एक बार इसका चार्ट लेकर आइए डे हाई पर। वो जो मानस ने एक बार कॉल दी थी, एक बार वो कॉल भी रिविजिट करते हैं मानस के साथ। यहाँ पर अक्टूबर की 3080 की कॉल, मानस इसको कैरी करेंगे? बिल्कुल कैरी करनी है। देखिए, हीरो मोटोकॉर्प के अगर पैटर्न देखेंगे तो वो अभी भी बहुत पॉजिटिव लगते हैं। मैंने 3125 का टारगेट दिया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल ट्यूसडे सेशन में आप वो लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सही समय स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए, तो 3025 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए। और फ्यूचर में भी और ऑप्शन में भी, दोनों में पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। बिल्कुल, ये कॉल ली गई थी 55 रुपये पे। और अब आप फ्यूचर जो टारगेट्स और जो स्टॉप लॉसेस हैं उसको अब आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वो अच्छी खासी अब इन द मनी है। 55 रुपये वाली कॉल अब 63 रुपये पर है।
तो उस पर थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस रिवाइज करेंगे तो बेटर रहेगा। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जो इस समय मार्केट में अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। एक बार सन टीवी लेकर आएंगे। सन टीवी डे हाई पर बंद हो रहा है इस समय, काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंटम यहाँ पर सन टीवी में। और गाबा सर, ये आपका एक पिछली पूरी स्विंग मुझे याद है आपने इसकी पकड़ी थी, ये चार्टिकली आज लग रहा है कि कुछ नया करने के मूड में है, शायद अपने पुराने हाइज रिक्लेम करने के मूड में हो। बिल्कुल, ये मेरे रडार पे था, लेकिन काफी आज दौड़ चुका था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया और दूसरा दे दिया। लेकिन अपमूव है इसके अंदर, जो बेस बना हुआ है सन टीवी का अराउंड 580 590 के आसपास, बहुत बढ़िया है। उससे संकेत दे रहा है कि आहिस्ता भी जाएगा, स्लो भी जाएगा, लेकिन 630 640 एक पॉसिबिलिटी है न्यू हाई की तरफ। तो यस, अब तक बाय बोर्ड पर है, क्योंकि इस जो मूव देखा है मैंने, मैं इसको कंसोलिडेशन की तरह ले रहा हूँ। तो यस, इट्स ऑन, लेकिन स्टॉप होगा 600 का। स्टॉप होगा 600 का। आप एक और स्टॉक लेकर आते हैं, उसके बाद वीरू के पास जाएंगे, एफएनओ समरी समझेंगे। एक्सिस बैंक का जरा लेकर आइए जरा। एक्सिस बैंक देखिए इस समय, एक्सिस बैंक में एक अच्छा मोमेंटम। राजेश सतपुते जी, एक्सिस बैंक पर कोई व्यू? अनुज जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक्सिस बैंक का व्यू मेरा पॉजिटिव है, और मुझे अभी भी लगता है ये 1080 और 1100 ये इसका टारगेट है, ये अनफोल्ड करेगा। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस जो है, हमें अर्लियर मुझे याद है मैं 1010 के स्टॉप लॉस की बात करता था, तो ये जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा करीबन 1020 1025 के ट्रेजेक्टरी में। तो उस स्टॉप लॉस के साथ एक्सिस बैंक में लॉन्ग पोजीशन अभी भी बनाई जा सकती है। ओके, एक्सिस बैंक शानदार क्लोज। अभी कुछ देर पहले मैंने ट्रेड लिया था राजेश जी से ये। खैर, क्लोजिंग अगर आप देखें तो इट्स 19639 एग्जैक्टली, करीब ऊपर से 100 पॉइंट नीचे और 44570। बैंक निफ्टी में सही मायने में बहुत कॉन्विक्शन था भी नहीं, और निफ्टी आई थी करीब 31751। आज एक बार फिर से 138 अंकों का नुकसान लेकर बंद होने की तैयारी करता हुआ। ये दिन बिलोंग करता है फार्मा को और मेटल्स को। लेकिन इस क्लोजिंग को जरा बारीकी से देखने चलते हैं वॉल पर अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। वीरू थैंक यू। और ये देखिए क्लोजिंग इस समय 19629, तो वो जो हाई थे उससे करीब करीब 100 पॉइंट फिसल का। लेकिन फिर भी इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो बुरा नहीं है। मतलब जिस तरीके का मार्केट कल था, एक कुशन तो बना लिया, वापस 19545 के ऊपर 103 पॉइंट ऊपर बंद हुए। निफ्टी बैंक करीब करीब 255 पॉइंट ऊपर 44,550 के आसपास। आज दिक्कत का कारण था निफ्टी आईटी, 31,739 पर ये इंडेक्स बंद हुआ। लेकिन मिड कैप में अच्छी तेजी थी। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1% ऊपर इस समय, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1% ऊपर यहाँ पर। तो अच्छी तेजी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। और एडवांस डिक्लाइन भी 1947 एडवांसेस और 922 डिक्लाइंस, मतलब एडवांस डिक्लाइन स्ट्रॉन्ग था, ज्यादा बढ़ने वाले शेयर वर्सेस गिरने वाले शेयर्स। सेक्टोरल इंडेक्सेस देख लेते हैं आज थोड़े से, जहां पर प्रेशर रहा। ऑब्वियसली आईटी की हमने बात कर ली, लेकिन उसके अलावा एफएमसीजी में थोड़ी तेजी थी, करीब 0.5% के गेंस यहाँ पर थे। ऑटोज में गेंस थे करीब 0.5% के। मेरे ख्याल से मेटल्स में अच्छी तेजी थी, 2% की तेजी मेटल्स में थी। और फार्मा इंडेक्स, फार्मा में तेजी का एक और कारण ये भी था कि आईटी चलना बंद हो गया, तो लोगों को जिनको डिफेंसिव में जाना है वो फार्मा में आ गए, तो 2.25% के करीब फार्मा इंडेक्स चला आज। उसके अलावा पीएसयू बैंक इंडेक्स में अच्छी तेजी, करीब करीब 1.5% इंडेक्स ऊपर। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स करीब करीब 0.7% ऊपर। उसके अलावा कैपिटल गुड्स इंडेक्स में हल्की सी तेजी 0.79%, और ऑयल एंड गैस 1.25% ऊपर। तो वैसे मामला खराब नहीं था मार्केट का, ये तो बस लास्ट के 1 घंटे में जो कोलैप्स आया उसने थोड़ा सा मूड खराब कर दिया, लेकिन ठीक था मामला ओवरऑल। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कहाँ पर तेजी। हिंडाल्को आज का टॉप गेनर, 5.5% के गेंस। एनटीपीसी में करीब करीब 4% के गेंस। हीरो मोटोकॉर्प 3%, डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज लैब्स, सन फार्मा, तो फार्मा में अच्छी खासी तेजी का तड़का। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, कोल इंडिया, यूपीएल, ग्रासिम, ओएनजीसी, ये कुछ और स्टॉक्स, एसबीआई लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सब स्टॉक्स थे जहां पर तेजी थी। भारती एक नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ, शानदार तेजी। एक्सिस बैंक में टुवर्ड्स द एंड अच्छी तेजी आई। स्टॉक्स जो नीचे थे, अदानी एंटरप्राइजेस करीब करीब 2.5%। उसके अलावा इन्फोसिस में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर। टेक महिंद्रा में सेलिंग प्रेशर था आज की ट्रेड में। महिंद्रा एंड महिंद्रा में सेलिंग प्रेशर था। टाइटन एक और स्टॉक जहां पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर था। फाइनली निफ्टी बंद होता हुआ 19,638 पर। तो ये आज की क्लोजिंग। चलिए अब एक काम करते हैं, सीधा सौदा का अपडेट है तो वो लेकर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या अपडेट्स रहे। पहले आशीष की टीम, नवीन फ्लोरिन, आज क्लियरली एक बड़ा एक्सीडेंट। इमामी, पिरामल फार्मा पॉजिटिव साइड पर, और KIOCL में हल्की सी नेगेटिविटी।
नीरज की टीम में एनटीपीसी और ऊनो मिंडा ने अच्छा प्रदर्शन किया, बर्जर पेंट्स नीचे और एशियन पेंट्स नीचे। वीरू, वीक का एंड अब सीधा ट्यूसडे को मिलेंगे। जी हाँ, इस बार सोम को नहीं, इस बार मंगल को फिर खेलेंगे इस दंगल को। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि ये एक्सटेंडेड वीकेंड आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत शुभ हो, मजे आए खूब सारे। लौट के आइए मंगलवार को, तब तक के लिए मेरे और अनुज की तरफ से नमस्कार।